नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं बीसीए फिफ्थ सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपका सब्जेक्ट है फ़ोटो एडिटिंग विद फोटोशॉप। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है। इसके बदले में एक जो है आपको देखने को मिल जाएगा ऑडासिटी, यानी कि साउंड एडिटिंग वाली जो क्लास है वो देखने को मिल जाएगी। तो उसके लिए भी मैं कोशिश करूंगा, वीडियो बना दूंगा अगर आपका वो सब्जेक्ट है तो। हम अभी बात कर लेंगे फ़ोटो एडिटिंग विद फोटोशॉप की। तो यहाँ पे आपको टोटल मिलेगी 5 यूनिट, और 5 यूनिट में प्रत्येक यूनिट के अंतर्गत हम कुछ आईएमपी क्वेश्चन, लगभग 5 क्वेश्चन के आसपास हम जो है यहाँ पे सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करेंगे। तो यदि आप जो है पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपके लिए जो है काम की चीज़ें यहाँ पे मिल जाए। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक अवश्य करना है। सबसे पहली यूनिट के अंतर्गत देखें तो इंट्रोडक्शन टू फोटो एडिटिंग। फोटो एडिटिंग के अंतर्गत जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें आपको टोटल मिलेंगे 5 क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन मिल जाता है एक्सप्लेन द बेसिक्स ऑफ डिजिटल इमेजिंग। अब देखिए, इमेज क्या है। इमेज का मतलब एक प्रकार से आकृति, एक प्रकार से आकृति ना बोल के हम बोल देंगे ग्राफिक्स, ठीक है। और ग्राफिक्स दो प्रकार की होती है। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं डिजिटल इमेज की। डिजिटल इमेज एक प्रकार से एक प्रोसेस है जिसमें फोटो या फिर जो पिक्चर होती है उसको डिजिटल फॉर्म में क्रिएट किया जाता है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं फोटोशॉप ही ओपन कर लेते हैं। फोटोशॉप ओपन करें तो इसके माध्यम से हम जो है फोटो को क्रिएट करते हैं। अब फोटो हम बना भी सकते हैं, या तो फिर बनी बनाई फोटो को हम एडिट भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे न्यू चले, और न्यू में चल के हम कोई भी एक जो साइज़ है फ़ोटो का वो ले लेते हैं। यहाँ देखिए हम जो है बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं। देखिए हमने जो है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर कर लिया। अभी ग्रेडियंट कलर हम चेंज करना चाहें, दूसरा चेंज कर लेते हैं। देखिए हम यहाँ चले और ये बैकग्राउंड कलर हम जो है इस प्रकार से चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं। ये देखिए हमने SSW लिख दिए, और इस SSW को जो है हम बड़ा कर लेते हैं। कंट्रोल T के माध्यम से हमने इसको बड़ा कर लिए। इसके बाद इसमें हम जो है लोगो वगैरह रखना है। सारी चीज़ें हम यहाँ पे ड्रॉ करने के बाद फाइनली हमारी जो इमेज है वो बनकर तैयार हो जाती है। तो एक प्रकार से हमने क्या देखें, जो इमेज है वो एक प्रकार से क्या है, आपका डिजिटल फॉर्म है। मतलब डिजिटल फॉर्म में क्रिएट किया जा रहा है कंप्यूटर की मदद से। तो हम यहाँ पे जो है जो शेप है उसका कलर या टेक्स्ट का कलर हम यहाँ पे बदल लेते हैं। मान लीजिए हम टेक्स्ट का कलर रख लेते हैं ब्लू। तो यहाँ देखिए आपका जो एक बेसिक इमेज है, हमने शेप, बैकग्राउंड और टेक्स्ट के माध्यम से एक बेसिक इमेज क्रिएट किया है। तो वही बात की जा रही है कि डिजिटल फॉर्म में उसको क्रिएट किया जाता है। हम इसको जो है सेव भी कर सकते हैं। सेव करने का मतलब भाई डिस्क में स्टोर करना। तो डिस्क में स्टोर करने के लिए हम फाइल मेनू में जाकर सेव बटन पर क्लिक करें। यहाँ पे नाम दे दिया हमने SSW, और उसके बाद हम जो है यहाँ पे इसका टाइप दे देते हैं। टाइप अलग अलग प्रकार से होता है, जैसे .pht होता है, ये फोटोशॉप का डॉक्यूमेंट होता है। इसके अलावा और बहुत सारी फाइल आपको देखने को मिल जाती, जैसे वेब फाइल है, ये आपका जो है इंटरनेट वाली फाइल देखने को मिल जाती वर्तमान में। उसके बाद TIF फाइल है, पोर्टेबल बिटमैप जो फाइल होती है, PNG फाइल होती है, रॉ फाइल होती है जो एडिटिंग के लिए उपयोगी होती है, PDF फाइल पोर्टेबल डॉक्यूमेंट हो जाता है। इसके साथ ही आपको JPG मिल जाता है जो सबसे ज़्यादा प्रचलित फॉर्म है, GIF मिल जाता है, ठीक है, EPS मिल जाता है प्रिंटिंग के लिए। तो ये सब जो है आपके BMP मिल जाता है जो पेंट प्रेस का होता है। तो इस प्रकार से हम इसे जो है स्टोर कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। मान लीजिए JPG करे तो जॉइंट हो जाएगी सारी लेयर। ऐसे हमने सेव कर दिए। तो सेव करते समय ऐसे पूछ भी रहा है कि क्वालिटी क्या रखना है। तो इस प्रकार से हम उसको स्टोर कर सकते हैं। बाद में इसको एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने मतलब सेव किए हैं उसे हम जो है शेयर भी कर सकते हैं। किसी को मेल पर भेज दें, व्हाट्सअप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहाँ भी हम भेजना चाहते हैं वैसे भेज सकते हैं। तो डिजिटल इमेजिंग का मतलब क्या हो जाता है कि ऐसी प्रोसेस जिसमें फ़ोटो या पिक्चर को डिजिटल माध्यम में क्रिएट किया जाता है, स्टोर किया जाता है, एडिट किया जाता है और शेयर किया जाता है। फ़ोटो जो है कंप्यूटर, मोबाइल, कैमरा, स्कैनर की मदद से हम जो है बना सकते हैं। अब मान लीजिए कंप्यूटर की मदद से जो हमने अभी बनाए, मोबाइल की मदद से बनाए, तो या तो कैप्चर कर सकते हैं या तो क्रिएट भी कर सकते हैं हम मोबाइल के माध्यम से। कैमरा से हम सीधे कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ हार्ड कॉपी इमेज को हम सॉफ्ट कॉपी इमेज में बदल सकते हैं स्कैनर के माध्यम से। फ़ोटोशॉप जैसे कि सॉफ्टवेयर में हम जो है इसका उपयोग करके मतलब एडिट कर सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं किसी भी इमेज को। तो इस प्रकार से हमने फ़ोटो जो डिजिटल इमेजिंग है उसके बारे में यहाँ पे बात की है। इसके बाद इसके एग्जांपल के अंतर्गत देखें तो मोबाइल से कैप्चर की गई फ़ोटो कैसी होती है, JPG होती है। स्कैन की गई जो पुरानी फ़ोटो है वो PNG फाइल में यहाँ ला सकते हैं हम, और फोटोशॉप में बनाई गई फाइल को .PSD फाइल में हम सेव कर सकते हैं। ये चीज़ हमको देखने को मिल जाती है। पिक्सल की अगर बात करें
तो पिक्सल क्या है? पिक्सल एक छोटा सा एलिमेंट है। मान लीजिए ये बहुत बड़ी इमेज है। यहाँ देखिए हमने एक इमेज बना है। अब इस इमेज में हम अगर इसको बड़ा कर देते हैं बहुत ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा बड़ा करेंगे तो ध्यान से देखिए यहाँ चौकोन बॉक्स नज़र आ रहा है, दिख रहा है? ये चौकोन बॉक्स, जो हर एक चौकोन बॉक्स है उन्हें हम बोल देते हैं पिक्सल। तो पिक्सल मतलब एक बड़ी जो इमेज होती है, वो इमेज जिससे मिलकर बनी है उसकी सबसे आधारभूत यूनिट को हम बोल देते हैं पिक्सल, इस प्रकार से। और पिक्सल के बहुत सारे कलर हो सकते हैं। जैसे डिजिटल इमेज की सबसे छोटी यूनिट हो जाती हैं। पूरी इमेज या बड़ी इमेज में लाखों करोड़ों पिक्सल्स जो होते हैं उससे मिलकर इमेज बनी होती है। हर पिक्सल में कलर्स होते हैं और ब्राइटनेस होती है। कलर्स मतलब यहाँ देखिए अभी ब्लू कलर दिख रहा है, मान लीजिए इसका कलर हम बदलना चाहते हैं तो हम सीधे जो है यहाँ पे चलते हैं और ये जो हमारी लेयर है इसको सेलेक्ट करें और यहाँ से हम जो है ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ग्रेडियंट सेलेक्ट करें और यहाँ से हम जो है ग्रेडियंट यहाँ से बदल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ बेसिक के अंदर चले या फिर यहाँ पे कोई भी एक इमेज के अंतर्गत चले। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो इमेज है उसमें आप देखोगे तो हम जो है कलर यहाँ से बदल सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए पिंक कलर है तो पिंक कलर की जो ओपेसिटी है कम ज़्यादा हम कर सकते हैं। देखिए पिक्सल की ओपेसिटी या कलर की तीव्रता, ब्राइटनेस, कलर चेंज हो रहा है तो देखिए ऑटोमेटिक आपको चीज़ें समझ में आ रही। देखिए ये देखिए यहाँ पे एच भी चेंज हो रहा है। एच भी मतलब हो जाता है ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइट। सैचुरेशन मतलब हो जाता है क्या? सैचुरेशन मतलब हो जाता है इस प्रकार से आप जो है इसको लाइट और डार्क कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे डार्कनेस और जो ओरिजिनल कलर है उसमें आप चेंज कर सकते हैं ब्राइटनेस के माध्यम से। इसके बाद आप ह्यू मतलब हो जाता है कलर चेंज करना, कौन सा कलर आप रखना चाहते हैं पिक्सल का। जैसे ग्रीन रखना चाहते हैं, देखिए ग्रीन हो गया। तो इस प्रकार से हम जो है चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे जो पिक्सल्स है उसके माध्यम से। उसके एग्जाम्पल के अंतर्गत देखें, छोटे छोटे स्क्वायर डॉट्स होते हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। रेजोल्यूशन मतलब एक इमेज में पिक्सल्स की संख्या जो है रेजोल्यूशन निर्धारित कर लेती है। उदाहरण के लिए अगर मान लीजिए एक स्क्वायर जो आपका इंच होता है, ठीक है, DPI डॉट पर इंच मतलब 1 इंच हाइट और 1 इंच विड्थ, इन दोनों को मिलाकर यहाँ पे स्क्वायर बन जाता है और इसमें जितने पिक्सल होंगे वो उसकी क्वालिटी निर्धारित करेंगे। मान लीजिए इसमें 1000 पिक्सल है और दूसरे में 2000, तो बताइए मुझे क्वालिटी किसकी अच्छी रहेगी? सिंपल सी बात है 2000 की, क्योंकि ज़्यादा पिक्सल्स आपको उसी एरिया में मिल जाएंगे और यहाँ पे उसी एरिया में कम पिक्सल्स मिलेंगे। तो क्वालिटी किसकी ज़्यादा रहेगी? 2000 वाली की। जब 2000 वाली की क्वालिटी ज़्यादा रहेगी, सिंपल सी बात, उसका रेजोल्यूशन कैसा रहेगा? क्वालिटी मतलब रेजोल्यूशन, उसका रेजोल्यूशन अच्छा रहेगा। तो पिक्सल्स जितने अधिक होंगे उतना ही अच्छा रेजोल्यूशन होगा। हाइट विड्थ में जैसे 1080, 1920 आपको देखने को मिल जाता है DPI। अभी वर्तमान में जितने भी डिस्प्ले है इसके ऊपर ही मिलते हैं, फुल HD के ऊपर। हाई रेजोल्यूशन इमेज की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। जैसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जब आप यूट्यूब में वीडियो देखते होंगे तो 640, 480 जो पिक्सल्स है वो देखते होंगे, 480 वाला, पर ये भी आप नहीं देख रहे हैं। अभी वर्तमान में आप जो है हद से हद 360 वाले में देख रहे होंगे। कुछ लोग जो है 240 में देख लेते हैं, कुछ जो है 144 में सिर्फ सुनना है उसके लिए देख लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं 480 की। उसके बाद देखिए 720 है तो और क्वालिटी बढ़ जाएगी, 1080p है और बढ़ जाएगी, 2K हो जाएगा 1440, कुछ में होता है, कुछ वीडियो में, कुछ में नहीं होता है। एजुकेशनल वीडियो में 1080 तक पर्याप्त है, परंतु फिल्म, मूवी और जो भी आपके नेचर वाले वीडियो है उसमें आपको 4K तक की क्वालिटी देखने को मिल जाती है। इसके बाद लो रेजोल्यूशन मतलब वेबसाइट या मोबाइल व्यू के लिए, हाई रेजोल्यूशन प्रिंटिंग और पोस्टर के लिए देखने को मिल जाता है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो अगर प्रिंट करना था हमको 300 DPI लेना पड़ता। अब 300 DPI कैसे लेंगे, चलिए मैं दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए हम कंट्रोल के साथ एन करते हैं, मतलब न्यू इमेज लेते हैं। तो न्यू इमेज लेते हैं, यहाँ पे देखिए आपको प्रिंट में चलते हैं या फ़ोटो में चलते हैं। फ़ोटो में चले और पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो होती है पोर्ट्रेट 4:6 में आती है। तो जब हम इसकी हाइट और विड्थ लेंगे 4:6 बोले तो 4 इंच चौड़ाई और 6 इंच लंबाई बोले तो हाइट, और इसका रेजोल्यूशन कितना ले रहे हैं हम? 300। 300 क्यों? क्योंकि पिक्सल्स होना चाहिए प्रत्येक इंच में, 300 आपका DPI डॉट पर इंच होना चाहिए। तो इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होगी। हालांकि हम इसको कम कर सकते हैं, अगर इंटरनेट पर अपलोड करना है तो आप 72 ले सकते हैं, पर यदि हमको प्रिंट करना तो इसका जो साइज़ है या रेजोल्यूशन है वो हम 300 ही लेना चाहेंगे। उसके बाद बाकी की चीज़ें हम लेकर इसको ओके कर लेते हैं। तो यहाँ आपका जो 4:6 है वो बनकर आ गया है। अब इसमें हम इमेज रख सकते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी इमेजेस को हम यहाँ पर ला कर रख सकते हैं। उसके बाद कलर मॉडल्स की अगर बात करें तो कलर मॉडल्स, प्रत्येक इमेज में एक कलर्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो हमने RGB लिए हैं, और RGB लिए हैं इसका मतलब क्या है? इसमें जब हम कलर में जाएंगे तो यहाँ देखिए आपको कलर में देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ पे आपको RGB मिल रहा है, रेड ग्रीन ब्लू। और रेड ग्रीन ब्लू की जो क्वालिटी होती है या जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 255 तक होती है। मतलब जिस भी जगह हम 255 डालेंगे वो हाई कैपेसिटी होगा। मतलब R की जगह हमने 255 डाले तो यहाँ पे आपका क्या
क्या हो गया, रेड फुल हो गया। और यहाँ पे जी की जगह हम 255 डाल देते हैं, जैसे आर में भी 255 और जी में भी, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका येलो। और मान लीजिए हम यहाँ पे भी अगर 255 डाल देते हैं तो कंप्लीट मिलाकर ये वाइट बन जाता है, मतलब मिलकर कलर बन रहा है, तो इसको बोल देते हैं एडिटिव कलर। आरजीबी को क्या बोल देते हैं, एडिटिव कलर। पर यदि मान लो हम सीएम बाई के लेते हैं, सियान मैजेंटा येलो ब्लैक, ब्लैक तो होता नहीं है इसलिए की कलर बोल दिया जाता है, तो यहाँ पे हम जो है इसकी वैल्यू को 0 से 100 तक देखते हैं। तो 0 से 100, 100 करें तो देखिए यहाँ पे जो सियान है वो अभी 100 है, बाकी चीज़ें 0 0 है, तो देखिए यहाँ पे सियान हो गया है। और अगर सियान को हम जो है इसके साथ मैजेंटा मिला देते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे आपका मैजेंटा मिलाया है, तो देखिए पर्पल कलर का जो फीलिंग है वो आ गई है, डार्क ब्लू और पर्पल के बीच का जो कलर है वो आ गया। और हम येलो भी मिला देते हैं तो देखिए यहाँ पे आपका ग्रे शेड आ गया है, डार्क ग्रे इस प्रकार से। और यदि मान लो इसको भी मिला देते हैं तो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे की कलर बोले तो ब्लैक कलर आ गया है, फुल ब्लैक आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे इसको कम कर देते हैं तो ध्यान से देखिए थोड़ा ऊपर उठने लगा, इसको फिर से कम कर दो तो देखिए यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ पे आ गया। अब हम इसमें से ब्लैक हटा देते हैं, मैजेंटा और येलो रहने देते हैं, तो आप देखिए ध्यान से रेड बन गया है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है कलर मॉडल में। तो आरजीबी कलर मॉडल का उपयोग किया जाता है किसके लिए, डिजिटल इमेज के लिए, बोले तो इंटरनेट में दिखाना, वेबसाइट में दिखाना है, या फिर आपको जो होता है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म बोले तो टीवी, एलईडी डिस्प्ले, जहाँ पे भी दिखाना है तो उसके लिए आप आरजीबी कलर मॉडल लेते हैं। पर यदि मान लो आपको प्रिंटिंग के लिए उपयोग करना है तो आप सीएम बाई के लेते हैं। इसके अलावा ये दो चीज़ें और देखने को मिल जाती है, लैप कलर तो हमारा ज़्यादा उपयोग नहीं होता, एचएसबी, ह्यू सैचुरेशन और ब्राइटनेस। ह्यू क्या बताता है, ह्यू जो है आपका कलर कौन सा होगा वो बताता है। सैचुरेशन आपका इसकी लाइटनेस और जो ओरिजिनल कलर है वो दिखाता है यहाँ पे। और ये कलर की डार्कनेस और लाइटनेस को कम ज़्यादा करने का काम कौन करता है, ये करता है ब्राइटनेस। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखने मिल जाती है कलर मॉडल में। आई होप आपको कलर मॉडल समझ में आया होगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे लैप कलर होता है, आरजीबी होता है, सीएम बाई के, इंडेक्स है, इसके अलावा आपका ग्रे स्केल है, बिटमैप है, ये सब कलर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। एडिटिव कलर मतलब हो जाता है आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू, और सब्सट्रैक्टिव कलर का मतलब हो जाता है सीएम बाई के। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको प्रिंटिंग में देखने को मिल जाती है और ये चीज़ें हमको डिजिटल इमेज में देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप बना सकते हैं। यहाँ पे आरजीबी हमने देख लिए डिजिटल के लिए, सीएम बाई के प्रिंटिंग के लिए, ग्रे स्केल आपका ब्लैक एंड वाइट के लिए। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें तो इंस्टाग्राम की पोस्ट बनाना तो आरजीबी, और अगर विजिटिंग कार्ड प्रिंट करना तो सीएम बाई के। ये चीज़ हमको यहाँ पे मिल जाती है। अब इसके बाद हमको एक चीज़ और मिलती है कि इमेज फाइल फॉर्मेट को समझाइए। तो भाई इमेज फाइल फॉर्मेट सेपरेट भी आ सकता है और इसके अंदर भी आ सकता है। तो हम उपयोग और उसको सेव करने के फॉर्मेट के आधार पर उसको अलग अलग भागों में बांट सकते हैं। जैसे जेपीजी, जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप, ये सबसे ज़्यादा प्रचलित फॉर्म है। कैमरा से जब कैप्चर करोगे आप फोटो को तो वो जेपीजी के फॉर्म में ही आएगा। और अगर इंटरनेट पे उसको चलाना है, अभी वर्तमान में प्रचलित फॉर्म मिल जाता है वेब पिक्चर फॉर्मेट, बोले तो वेब पी। ठीक है, वेब पिक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा टीआईएफ मतलब टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ये एक प्रकार से प्रिंटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। पीएनजी, ये भी नेटवर्क पर पोर्टेबल रूप से उपयोग किया जाता है, बिना बैकग्राउंड वाली इमेज होती है, ट्रांसपेरेंसी। इसके बाद जीआईएफ, बोले तो एनिमेटेड जो इमेजेस होती है उसके लिए जीआईएफ फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है। और डॉट बीएमपी मतलब बिटमैप फाइल फॉर्मेट, विंडोज़ के लिए यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है। तो जेपीजी के बारे में पढ़ सकते हैं, जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। ठीक है, फाइल साइज कम होता है, शेयरिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। पीएनजी ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड के साथ ये आती है, लोगो और वेब ग्राफिक्स के लिए। डॉट पीएचडी फोटोशॉप के लिए ओरिजिनल फाइल फॉर्मेट हो जाता है, लेयर को एडिट कर सकते हैं। टीआईएफ हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं रास्टर इमेज क्या होती है और वेक्टर इमेज क्या होती है। तो भाई सिंपल सी बात है, जो भी चीज़ें हम मान लीजिए कैमरा से कैप्चर करें और जो पिक्सल से मिलकर बनी होती है और बड़ा करने पर पिक्सलेट हो जाते हैं, मतलब पिक्सल दिखने लगते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं रास्टर ग्राफिक्स। परंतु जिनको हम लाइंस है, आर्क है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, शेप है, इनके माध्यम से बनाते हैं वेक्टर सॉफ्टवेयर में, तो उसे हम बोल देते हैं वेक्टर ग्राफिक्स। बोले तो इनको हम बड़ा करेंगे तो क्वालिटी में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा, रेजोल्यूशन का कोई झंझट ही नहीं रहता। परंतु यहाँ पर रेजोल्यूशन का झंझट होता है, बड़ा करने पर इसकी क्वालिटी ऐसे पिक्सलेट हो जाती है, और एक बार छोटा कर दिए तो भी बड़ा करने पर क्वालिटी घट जाएगी। तो रास्टर इमेज पिक्सल से बनी होती है, जूम करने पर क्वालिटी कम हो जाती है। फोटोशॉप में ज़्यादातर रास्टर इमेज पर काम होता है। ये फोटोग्राफ से स्कैन इमेज ये होती है।
वेक्टर हमने समझ ली। डिजिटल इमेजिंग का जो फ़ोटो एडिटिंग में महत्व है वो फ़ोटो की क्वालिटी सुधारना हो जाता है। ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट ठीक करना, जैसे मान लीजिए एक फ़ोटो हम ओपन कर लेते हैं। चलिए यहीं पे चलते हैं और हम जो है एक फ़ोटो इमेज जो भी है हमारे पास में उसको ओपन कर लेते हैं। चलिए यहाँ चलते हैं और फ़ोटोशॉप की इमेज को ओपन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हमारे पास में कुछ डेमो इमेज रखी है और यहाँ हम जो है कोई भी एक इमेज ऐसे ला लेते हैं। ठीक है, ये देखिए फ़ोटो ले आए हमने। अब ये फ़ोटो में हम जो है ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम जो है यहाँ पे डस्ट टूल लेते हैं और डस्ट टूल बहुत बड़ा है, इसको हम छोटा करेंगे और छोटा करके यहाँ हम सेटिंग कर सकते हैं ऊपर मिड टोन 50% एक्सपोजर सारी चीज़। देखिए इस प्रकार से हम जो है ये देखिए इस प्रकार से ये जितना लाइट करना चाहे उतना हम कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल एल के माध्यम से हम क्या करेंगे, इसके लेवल्स में भी सुधार कर सकते हैं। जैसे देखिए ब्राइटनेस बढ़ाना है, ये देखिए इस प्रकार से। अब बैकग्राउंड की शैडो जो है कम ज़्यादा, डार्क टोन मेंटेन करना है, देखिए इस प्रकार से आप जो है सारा काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ इधर देखिए जितना छोटा करोगे इधर साइड हमको सुधारना है। तो ये जो है आप लेबल्स है या फिर कर्व है, कर्व में आप काम कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ जाओगे तो आप जो है कर्व में भी काम कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ एम दबाए तो आप जो है कर्व ला सकते हैं। यहाँ पे इमेज में भी आपको एडजस्टमेंट में आपको देखिए कंट्रोल एम देखने को मिल जाएगा। देखिए इस प्रकार से लाइट कम ज़्यादा, ये सारे काम हम जो है फ़ोटोशॉप के माध्यम से कर सकते हैं। अनवांटेड ऑब्जेक्ट को हटा सकते हैं। मान लीजिए कोई इमेज है उसमें से हम किसी चीज़ को हटाना चाह रहा है। जैसे ये देखिए हमको ये वाला गुब्बारा को हटाना है। ठीक है, तो ये वाले गुब्बारे को हटाना था, हम यहाँ लेसो टूल में गए और यहाँ से हम जो है क्या करें इसको इस प्रकार से और शिफ्ट के साथ इसको जो है हम फिल करना चाह रहे हैं। तो कंटेंट अवेयर टूल लिए और ओके कर दिए। तो यहाँ ध्यान से देखिए हमारा जो बैकग्राउंड है जैसे कि वैसा ही है। यहाँ पे कटा हुआ या जो भी हमने हटाया वो यहाँ पे फीलिंग नहीं आ रही है। हम यहाँ से भी हटाएंगे तो भी हट जाएगा। जैसे यहाँ से हमने हटाइए और यहाँ से हमने जो है इसको फिल कर दिए। कौन सा फिल करें, कंटेंट अवेयर, तो यहाँ से भी ये नेचुरली तौर पे हट जाएगा। तो इसमें एआई वाले टूल बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। कलर करेक्शन मिल जाता है। आप कलर बढ़ाना चाहते घटाना चाहते तो यहाँ जाओ इमेज में और यहाँ देखिए आपको जो ब्राइटनेस है, कलर बैलेंस है, चीज़ें मिल जाएगी। देखिए यहाँ से आप जो है सियान और रेड कलर जो भी है आप कलर बैलेंस मेंटेन कर सकते हो जैसे भी आपको करना है। चलिए क्रिएटिव इफेक्ट लगाना, लट्स वगैरह लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, लट्स वगैरह आप यहाँ जाओगे तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इस लेयर में बहुत सारी चीज़ें। देखिए यहाँ पे आपको ये देखिए ग्रेडियंट है, सॉलिड कलर है, पैटर्न है या फिर जो भी लट्स होती है सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। कलर लुकअप टेबल सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। जैसे 3D लट्स में जाओ और यहाँ से जाके क्लिक करो तो देखिए आपको जो है बनी बनाई जो इफ़ेक्ट है वो देखने को मिल जाएगी। तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा। ये सारी चीज़ें हम आगे जो है फ़ोटो एडिटिंग के साथ साथ मतलब ग्राफिक डिज़ाइन वाली क्लासेस आएगी और उसके बाद जो है वीडियो एडिटिंग वाली आएगी। तो उसमें आपको डिटेल में चीज़ें देखने को मिल जाएगी। ओल्ड पासपोर्ट को न्यू लुक देना, पासपोर्ट जो फ़ोटो है उसकी एडिटिंग करना, सोशल मीडिया के पोस्टर बनाना अलग अलग साइज़ में, फ़ोटोशॉप में डिजिटल इमेज का उपयोग, बोले इमेज को क्रॉप करना, रिसाइज करना, कलर एडजस्ट करना, बैकग्राउंड चेंज करना, रीटचिंग करना। ठीक है, सारे काम किए जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरा क्वेश्चन की। तो व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन जेपीजी, पीएनजी, टीआईएफ और पीएचडी। तो अभी हमने जो एक्सटेंशन के बारे में बात करें आप उसी को जो है यहाँ पे समझा सकते हैं। क्वेश्चन बदल कर आ सकते हैं पर आंसर जो है हम बहुत सारी जगह लगभग जो है चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ जेपीजी बोले तो जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप हो जाता है। कंप्रेस्ड इमेज हो जाती है और कंप्रेस्ड के कारण साइज़ कम हो जाता है और क्वालिटी में जो है कमी आ जाती है। फाइल साइज़ कम हो जाता है, लेयर सपोर्ट नहीं करता क्योंकि लॉक हो जाती है और ट्रांसपेरेंसी सपोर्ट नहीं करता। उपयोग फोटोग्राफ्स में उपयोग किया जाता है, सोशल मीडिया में, ईमेल और व्हाट्सअप शेयरिंग के लिए। मोबाइल से खींची गई फ़ोटो भी लगभग जो है आपका डिफ़ॉल्ट रूप से जेपीजी ही आती है। पीएनजी मतलब पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, लॉसलेस जो होती है मतलब क्वालिटी ख़राब नहीं होती है। और जो आपका जेपीजी है वो लूजी है मतलब क्वालिटी उसकी थोड़ी सी गिरावट आ जाती है। ट्रांसपेरेंसी होती है यहाँ पे पीएनजी में, फाइल साइज़ जेपीजी से ज़्यादा हो जाता है और ये भी लेयर सपोर्ट नहीं करता मतलब लेयर इसमें भी नहीं होती। कहाँ कहाँ उपयोग की जाती है वो लोगो में, वेब ग्राफिक्स में और ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड में। एग्जाम्पल के लिए देखें तो लोगो डॉट पी हम देख सकते हैं, इसके लिए उपयोग की जाती है। फिर होती है टैग्ड इमेज, हाई क्वालिटी की इमेज होती है
इसमें कंप्रेशन कम होता है या नहीं होता है, फाइल साइज़ बड़ी होती है। प्रोफेशनल प्रिंटिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है और ये लिमिटेड लेयर को सपोर्ट करता है। इसका उपयोग प्रिंटिंग के लिए किया जाता है, मैगजीन्स के लिए, हाई रेजोल्यूशन फ़ोटो स्टोरेज के लिए, मैगजीन कवर डिज़ाइन, इन सब के लिए। फिर पीएचडी, ये फ़ोटोशॉप की ओरिजिनल फाइल फॉर्मेट है, लेयर, मास्क, इफेक्ट सभी चीज़ें रहती है इसमें, और फाइल बहुत बड़ी होती है। एडिटिंग के लिए बेस्ट है, फ़ोटोशॉप के बाहर कम सपोर्ट की जाती है। फोटो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फ्यूचर एडिटिंग, इन सब के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जो है डीपीआई, रेजोल्यूशन, पिक्सल्स, इनके बारे में समझाइए और फोटो एडिटिंग में इसकी क्या भूमिका है। तो पिक्सल्स के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली, आई होप आपको चीज़ें पहले ही पता चल गई होगी, उसी को आपको लिखना है। ठीक है, सारी चीज़ें। उसके बाद रेजोल्यूशन भी मैंने पहले ही बता दिया आपको, उसके बारे में ही आपको लिखना है। साथ ही नेक्स्ट आप देखोगे तो डीपीआई, डॉट पर इंच, 1 इंच में कितने डॉट्स होंगे। मान लीजिए कम डॉट है और ज़्यादा डॉट है, तो ज़्यादा डॉट वाली जो क्वालिटी है वो अच्छी रहेगी और कम डॉट वाली क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब होगी, क्योंकि जैसे जैसे जूम करेंगे तो पिक्सेलेट होते रहती इमेज। तो ये चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है डीपीआई के अंदर। और डीपीआई कहाँ लिया जाता है, अब मान लीजिए इमेज में जाते हैं और इमेज में इमेज साइज़ में जाते हैं, जैसे यहाँ गए और इमेज साइज़ में गए तो यहाँ देखिए आपको डीपीआई दिख रहा है, डॉट पर इंच। 300 आपका रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगा, यानी कि हर एक पिक्सल में 300 पिक्सल, मतलब हर एक इंच में 300 पिक्सल देखने को मिल जाएंगे। तो 72 डीपीआई मतलब वेब और स्क्रीन के लिए, 300 डीपीआई मतलब हाई क्वालिटी प्रिंटिंग के लिए। तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, विजिटिंग कार्ड 300 में लिया जाएगा और फेसबुक की इमेज आपकी 72 में ली जाएगी। चलिए, फोटो एडिटिंग में इसका महत्व बोले तो पिक्सल का महत्व है, जितना अधिक पिक्सल्स होंगे उतनी अच्छी इमेज होगी, ये आपको देखने को मिल जाता है। रेजोल्यूशन की बात करें तो पिक्सल्स डिफाइन करते हैं कि जो इमेज है उसका रेजोल्यूशन अच्छा है या नहीं है, और अगर अच्छा है तो प्रिंटिंग के लिए बेस्ट है या नहीं है। डीपीआई प्रिंट क्वालिटी को बेहतर बनाता है, ये जो ब्लरी इमेज होती है, पिक्सेलेट होती है, उनसे बचाता है। प्रोफेशनल प्रिंटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल की बात करें तो रेजोल्यूशन देखिए, अगर फोटोशॉप में एक इमेज लिए और रेजोल्यूशन कम रखे हैं तो इमेज क्या हो जाएगी, ब्लर, बोले तो पिक्सेलेट। और डीपीआई कम रखा तो प्रिंट खराब आ जाएगा। ठीक है, इसलिए वेब डिज़ाइन के लिए 72 और आरजीबी रखना है, और प्रिंट के लिए आपको 300 और सीएमवाई के रखना है। ये चीज़ हमने पहले भी देख ली है। उसके बाद देखिए कलर मॉडल में आपको कंपैरिजन पूछा है, तो आरजीबी हमने देख लिए, सीएमवाई के देख लिए, ग्रे स्केल यहाँ पे देखे हैं। तो जैसे मान लीजिए आरजीबी की बात करें तो रेड, ग्रीन, ब्लू, लाइट बेस्ड कलर हो जाता है और एडिटिव कलर हो जाता है। मुख्य रूप से डिस्प्ले के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देखे हैं। ठीक है, इसमें इसकी वैल्यू भी देख सकते हैं, 0 से 255। उसके बाद है जो आपका सभी कलर को मिला है तो वाइट कलर बन जाता है। और उसके बाद जो है कंप्यूटर स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन, टीवी, वेबसाइट, इनमें इसका उपयोग किया जाता है। इंस्टाग्राम पोस्ट है, यूट्यूब थंबनेल्स है, मोबाइल वॉलपेपर है। सीएमवाई की बात करें तो सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, ये इंक बेस्ड कलर हो जाता है और ये प्रिंटिंग इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है। ठीक है, सभी कलर आप देख सकते हैं अलग अलग, और इनकी वैल्यू जो है 0 से लेकर 100 यहाँ पे मापी जाती है। ठीक है, इसकी विशेषता है यहाँ पे सभी कलर मिलाए तो डार्क या ब्लैक बन जाता है, और आरजीबी की तुलना में कलर थोड़े डल होते हैं, मतलब लाइट कम होता है, क्योंकि ब्राइटनेस पे मिलकर नहीं बनता। प्रिंट आउटपुट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, विजिटिंग कार्ड है, पोस्टर्स है, बैनर्स है। मैगज़ीन की बात करें तो मैगज़ीन यहाँ देखने को मिल जाती है। न्यूज़पेपर प्रिंट में, पॉम्पलेट में, बुक कवर में इनका उपयोग किया जाता है। बात कर लेते हैं ग्रे कलर की, तो ग्रे में ब्लैक, वाइट और ग्रे शेड हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई कलर नहीं होता, यह सिंपल और क्लासिक लुक दे देता है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद ये जो है केवल ब्राइटनेस पर आधारित होते हैं, फाइल साइज़ इसका कम हो जाता है, और जो पुरानी फ़ोटोज़ होती थी डॉक्यूमेंट, उनके लिए ये उपयोग किया जाता था। ठीक है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। यहाँ कंपैरिजन देख लेना ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखने में फ़ायदा हो सके। चलिए एक शॉर्ट नोट्स लिखिए, जो कि पॉपुलर फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर लाइक फोटोशॉप एंड गिम्प। तो फोटोशॉप और गिम्प के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स बताना है। तो फोटोशॉप की अगर बात करें तो फोटोशॉप एक प्रकार से इंडस्ट्री लेवल का फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसके अंतर्गत हमको बहुत सारे काम देखने को मिल जाते हैं। एडोब के द्वारा इसे बनाया गया है और इसके बहुत सारे वर्जन अभी वर्तमान में हमारे पास जो है वो है 2023 वाला वर्जन। मतलब यहाँ जाओगे, अबाउट में जाकर देखोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, देखिए 24वां वर्जन है। 2023 में जो आया था वो 24वां वर्जन है, तो ये भी आपको देखने को मिल जाता है। तो फोटोशॉप के बहुत सारे वर्जन हैं, पहले काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था 2007 मतलब 7.0, और अभी जो है आपका 2023 हम चल रहे हैं। हालांकि इसके पहले के वर्जन भी आप यूज़ कर सकते हैं। 2025 अभी आ चुका है, जो इंस्टॉल होगा तो मैं उसके बारे में आगे ट्यूटोरियल लेकर आऊँगा। ठीक है, तो ये फोटोशॉप हो गया।
ऐसे ही गिम्प भी है। फोटोशॉप आपका जो है पेड सॉफ्टवेयर है, मतलब पैसे देना होता है। प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें फोटो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिजिटल आर्ट, ये सारे काम किए जाते हैं। लेयर्स है, मास्क है, फिल्टर है, ब्रशेस है, इफेक्ट, इन सब की एडवांस फैसिलिटी इसके अंतर्गत मिल जाती है। इसमें कलर मॉडल भी सपोर्ट किए जाते हैं। वेब डिज़ाइन, प्रिंटिंग, इन दोनों के लिए उपयुक्त है। पोस्टर, जो फोटो रीटचिंग होती है, पोस्टर होता है, बैनर होता है, बैकग्राउंड रिमूवल होता है, सोशल मीडिया क्रिएटिव होते हैं, सारी चीज़ों के लिए बेस्ट है। इसके बाद गिम्प की बात करें तो GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम है जो कि फ्री है और ओपन सोर्स है। ठीक है, इसके अंतर्गत बिगिनर्स और स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। इसमें भी आपको लेयर्स, टूल्स, फिल्टर उपयोगी मिल जाएंगे। विंडोज़, लाइनेक्स और मैक सभी प्लेटफॉर्म में चल जाता है। इंटरनेट से प्लगइन इंस्टॉल करके जो इसकी क्वालिटी है उसको बढ़ाई जा सकती है, फीचर्स बढ़ाया जा सकता है। ये चीज़ें देखने को मिल जाती है हमको गिम्प के अंतर्गत। इसके बाद हमको चीज़ें देखने को क्या मिल जाती है यहाँ पे, बेसिक फ़ोटो एडिटिंग है, इमेज रिसाइजिंग है, क्रॉपिंग है, सिंपल ग्राफिक डिज़ाइन है, सारे काम इसमें देखने को मिल जाते हैं। कोलाज, जो एक प्रकार से कोलाज बनाए जाते हैं, और कॉलेज के प्रोजेक्ट, फ़ोटो एडिटिंग, बेसिक पोस्टर क्रिएशन, ये सारे काम इसमें मिल जाते हैं। तो आप कंपैरिजन देखिए, पेड है फ़ोटोशॉप और ये आपका फ्री है। यहाँ पे प्रोफेशनल लेवल पर यहाँ पे काम किया जाता है, यूज़र लेवल जो है आपका, और यहाँ पे बेसिक बिगनर्स के द्वारा इसको उपयोग किया जाता है। इसमें एडवांस फीचर्स मिलते हैं, इसमें लिमिटेड मिलते हैं। PhD को सपोर्ट कर लेता है, यहाँ पे लिमिटेड सपोर्ट मिल जाता है। इंटरनेट ऑफिशियल सपोर्ट मिल जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको गिम्प में कम्युनिटी सपोर्ट मिल जाता है। चलिए अब यहाँ बात कर लेते हैं हम किसकी, यूनिट नंबर सेकंड की। तो यूनिट नंबर सेकंड के अंतर्गत आपको मिल जाएंगे टूल्स एंड टेक्निक। टूल्स एंड टेक्निक बोले तो फोटोशॉप में मुख्य रूप से हम चीज़ों को यहाँ पे काम करना सीखेंगे। बोले तो विभिन्न प्रकार के टूल्स है, उनको हम उपयोग करेंगे। तो फोटोशॉप हमने ओपन करना देख लिए, स्टार्ट बटन में चल के फोटोशॉप को क्लिक करना है, फोटोशॉप हमारा ओपन हो जाएगा। और फोटोशॉप की विंडो को अगर बात करें तो मीनूज ऊपर दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन बार दिख रहा है जो प्रॉपर्टी के रूप में भी जाना जा सकता है। उसके बाद आपको टैब नज़र आ रही है। टैब कौन सी भाई, जिसमें हम जो है इमेजेस को ओपन कर लेते हैं और अलग अलग टैब में हम काम कर लेते हैं। टूल बॉक्स नज़र आ रहा है। टूल बॉक्स के बाद विभिन्न प्रकार की पैलेट्स नज़र आ रही है। इन पैलेट्स को अगर देखना है तो पैलेट्स को देखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सीधे आपको जाना कहाँ पे, विंडोज़ में, और विंडोज़ में जाके जिस भी चीज़ पर टिक करोगे वो चीज़ें आपकी दिखाई दे देगी। मान लीजिए लेयर पर टिक करें तो लेयर दिखाई दे रही है। तो ये यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। उसके बाद आपको मेन एरिया, जो इमेज एरिया देखने को मिल जाता है, ये भी आपको मिल जाता है। तो आप वर्क स्पेस भी चेंज कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो यहाँ बात की जा रही है सिलेक्शन टूल को समझाइए, मार्क्यू टूल को समझाइए, इसके अलावा आपको लेसो टूल को समझाना है, मैजिक बैंड टूल को समझाना है। तो यहाँ कुछ चीज़ों की बात की जा रही है, मतलब सिलेक्शन टूल क्या होते हैं। तो सिलेक्शन टूल में आपके अलग अलग आ जाते हैं जिससे इमेज को सेलेक्ट किया जाता है। कुछ होते हैं रेडीमेड, बोले तो प्री डिफाइंड साइज़ हो जाता है, और कुछ होते हैं आपका कस्टमाइज, बोले तो आप अपनी इच्छा अनुसार जितना भी भाग करना चाहे वो कर सकते हैं। कुछ होते हैं पिक्सल बेस्ड। ठीक है, तो इनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सिलेक्शन टूल मतलब जब भी हम इमेज को कुछ कट करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, कलर चेंज करना चाहते हैं, इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमको सिलेक्शन टूल की आवश्यकता पड़ जाती है। तो सबसे पहला है मार्क्यू टूल, और मार्क्यू टूल में आपको 4 टूल मिलेंगे। कौन कौन से, यहाँ पे आप जाओगे टूल बॉक्स में तो आपको रेक्टेंगुलर मार्क्यू मिलेगा, एलिप्टिकल मार्क्यू मिलेगा, सिंगल रो मिलेगा, और सिंगल कॉलम मिलेगा। तो एलिप्टिकल और रेक्टेंगुलर की अगर बात करें तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे रेक्टेंगुलर पे काम कर लेते हैं। मान लीजिए इतना भाग हमने सेलेक्ट करे, तो देखिए इतना भाग आपका सेलेक्ट हो गया, और इसको हम जो है चाहे तो ऐसे उठाकर ले जा सकते हैं। अभी हमारा सेलेक्ट क्या है, ये कलर लुकअप को हम अभी हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ से ये कलर लुकअप को हटा दो, ये देखिए लेयर हटा दिए, और इसको हम उठाकर यहाँ ले जा सकते हैं। देखिए कट करके, कॉपी करके, मान लीजिए कॉपी करे और यहाँ ला पेस्ट करे, तो देखिए यहाँ जो है अलग एक लेयर बन गई। तो जब भी हम सेलेक्ट करना चाहते हैं चौकोन में, तो आप क्या करोगे, आप सेलेक्ट करोगे रेक्टेंगुलर। और ऐसे ही आप जो है इलेप्टिकल चाहते हो, तो ऐसे इलेप्टिकल चाहते हो तो आप सेलेक्ट कर लिए, मूव टूल के माध्यम से इसको फिर से आप मूव करा सकते हैं। ऐसे ही सिंगल रो में करना चाहते हैं, सिंगल रो कर सकते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे लेसो टूल। लेसो टूल में आपको 3 टूल मिलेंगे। लेसो टूल बोले तो आप कस्टमाइज, जब तक माउस क्लिक है तब तक वो चलते रहेगा, और जैसे माउस छोड़ दिए वो लिंक हो जाता है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो इसको आप जो है कस्टमाइज तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम रेक्टेंगुलर करते थे वैसे ये कस्टमाइज है। इसी में मिल जाता है पॉलीगनल लेसो टूल, ये क्लिक कर करके हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, मैनुअली, ये देखिए इस प्रकार से हमने जोड़ दिए,
और इसको ले जाकर भी हम मूव करा सकते हैं। ठीक है, कलर वगैरह चेंज करना, सारे काम हम इसमें कर सकते हैं। मैग्नेटिक लेसो का मतलब हो जाता है खुद ब खुद चलते रहता है। जैसे हम मान लीजिए इसको छोड़ें और यहाँ से चले, देखिए आसपास खुद ब खुद चलते रहेगा। ये देखिए, मतलब हमको कुछ नहीं करने की ज़रूरत, सिर्फ माउस का कर्सर हम उसके पीछे पीछे ले जाते रहें। हालांकि ये कर तो लेता है, परंतु कहीं कहीं देखिए अंदर भी चला जाता है थोड़ा एरिया, तो इसके कारण थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर लगभग लगभग ठीक करता है। तो यहाँ पे इसको भी हम उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास मिल जाता है एक मैजिक बैंड टूल। मैजिक बैंड में आपको दो चीज़ें और मिल जाती, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन। मान लीजिए यहाँ चलें और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, तो हम चलें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में और इसके आसपास सीधे ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए, तो ये ऑटोमेटिक जो है पूरा का पूरा जो इमेज है, देखिए इसको सेलेक्ट कर लिया है। हम चाहते हैं हाथ बस सेलेक्ट हो, तो हाथ बस सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हम जितना भाग सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कर दें, या फिर देखिए इस प्रकार से, तो हाथ बस सेलेक्ट करें हमने, तो देखिए एक बार में ही हमारा जो हाथ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से सारी चीज़ें हो चुकी है। इसके बाद हो जाता है क्विक सिलेक्शन। तो क्विक सिलेक्शन में आप ऐसे चलो और देखिए हम जो है माउस के कर्सर को क्लिक करके और घसीटते रहें तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम जो बैकग्राउंड में कलर चेंज कर सकते हैं। इसको पहले हटा दो, हटाने की आवश्यकता नहीं, यहाँ चले फिल कलर में, ग्रेडियंट में चले और सीधे ले जाकर ड्रैग कर दो, तो देखिए बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार भी हम काम कर सकते हैं, लगभग लगभग चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। पर हम चाहते हैं पूरा बैकग्राउंड एक बार में सेलेक्ट हो, तो उसके लिए हम चाहते हैं मैजिक टूल लेते हैं। मैजिक टूल क्लिक करें तो देखिए एक बार में सेलेक्ट हो गया। क्लिक करते जाओ, शिफ्ट दबाते जाओ, देखिए शिफ्ट दबाकर क्लिक करते जाओ तो भी यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेगा। फिर उसके बाद हम चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से चलें और यहाँ चल के हम जो ब्लू कलर दूसरा ले लेते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे ग्रे शेड वाला ये सिंपल ले ली और यहाँ से इसको क्लिक कर दी, तो देखिए यहाँ से हमने मैजिक टूल का उपयोग भी कर लिए। तो आपको तीनों टूल समझ में आ गए होंगे। मार्क्यू टूल में आपको 4 टूल मिले, लेसो टूल में आपको कितने मिले, 3 टूल, और मैजिक बैंड टूल में भी आपको 3 टूल मिले। तो हमने यहाँ पे सिर्फ मार्क्यू नहीं देखे, मार्क्यू के साथ में 3 और देख लिए, लेसो के साथ 2 और देख लिए, और मैजिक बैंड मतलब 3 3 दूनी 6 और 4 10 टूल यहाँ पे हमारे हो गए। तो मार्क्यू टूल क्या करता है भाई, रेक्टेंगुलर, इलिप्टिकल और सिंगल रो सिंगल कॉलम में सिलेक्शन करता है। जो वर्किंग होती है मुख्य रूप से अगर देखें तो पासपोर्ट फ़ोटो में फेस को ओवल शेप में सेलेक्ट करना हो, आईडी कार्ड में के रेक्टेंगुलर एरिया को सेलेक्ट करना हो, तो इसके लिए लेसो टूल मतलब कस्टमाइज फ्री हैंड टूल हो जाता है जो कस्टमाइज़ करता है। ठीक है, तो इसमें भी लेसो टूल, पॉलीगनल लेसो टूल और मैग्नेटिक लेसो टूल देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद ये जो मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, शेप सेलेक्ट किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, बैकग्राउंड ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट को अलग किया जाता है। मैजिक पेन टूल का उपयोग किया जाता है सेम कलर वाले एरिया को एक बार में ही सिलेक्ट करना, जैसे येलो है या ऑरेंज है तो एक बार में पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके बाद अगर इसके टॉलरेंस लो रखते हैं तो ओरिजिनल कलर सेलेक्ट करता है, और टॉलरेंस हाई रखते हैं तो ज़्यादा दूसरे कलर पर भी हस्तक्षेप कर देता है। वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट करना, स्काई कलर को एक क्लिक में सेलेक्ट करना, इसके लिए उपयोग किया जाता है क्या, आपका मैजिक बैंड टूल। और सिलेक्शन टूल का उपयोग भाई बैकग्राउंड रिमूव करना है, कलर चेंज करना है, ऑब्जेक्ट मूव करना, इस सब के लिए, इमेज करेक्शन करना है, फ़ोटो रिटचिंग करना है, सब के लिए सिलेक्शन टूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कंपैरिजन देख लीजिए, समझ में आ गया होगा आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए कैसा लिखना है। डिटेल वाला फोटोशॉप का वीडियो तो बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आगे भी जो ग्राफिक डिज़ाइन की क्लासेस है वो आपको देखने को मिल जाएगी चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। और वीडियो पसंद आता है, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वो लाइक अवश्य करें। एक क्लिक करना होता है लाइक करने के लिए, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए प्रयास कर पाऊँ। आप छोटा सा लाइक नहीं क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और क्लासेस नहीं आती तो बोलते हैं कि क्लास लाओ, वो क्लास लाओ, जो भी है, तो कम से कम अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कीजिए। तो यहाँ देखिए फ़ोटो एडिटिंग में जो है क्रॉप, रिसाइज, रोटेट और फ्लिप ऑप्शन को समझाइए। तो क्रॉप मतलब क्या हो जाता है, किसी भी इमेज को अपनी मनपसंद साइज़ में काटना। जैसे यहाँ क्रॉप टूल है तो क्रॉप टूल में आपको चीज़ें मिल जाती है भाई, हाइट विथ रेजोल्यूशन में काटना हो, ओरिजिनल रेशो में काटना हो, या फिर 1:1 या स्क्वायर में काटना हो, जैसे भी आपको काटना हो आप साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो साइज़ सेलेक्ट करके आप जो है इस प्रकार से क्या करोगे, जैसे मान लीजिए देखिए हम जो है इस इमेज की बात छोड़ो, हम पासपोर्ट साइज़ बनाना चाहते थे, हम एक कंट्रोल+O करें और हम एक इमेज ओपन कर लेते हैं। चलिए यहाँ से हम एक इमेज ओपन करते हैं कोई भी फ्रंट पेज वाली, ताकि हम उसका पासपोर्ट बना सकें। चलिए ये वाली इमेज ओपन कर लेते हैं। अब इस इमेज को हम जो है 1.11 इंच में काटना चाहते हैं विड्थ में,
और 1.33 इंच जो है हाइट रहना चाहिए, इसका रेजोल्यूशन 300 होना चाहिए। तो हम इसको जो है क्रॉप कर लेते हैं भाई। पासपोर्ट कितनी बनती है वो तो पता है आपको, इतनी ही बनती है, ठीक है, ये देखो इतनी। और उसके बाद हम जो है इसको कर लेते हैं ओके, एंटर। जैसे आप एंटर करोगे तो जो इमेज है हमारी, इमेज क्रॉप हो चुकी है जितना भाग हमने काटे हैं। उसके बाद हम यहाँ पे रिसाइज़ की बात कर रहे हैं। फ़ोटो को रिसाइज़ करना बोले तो इमेज में जाएंगे और यहाँ इमेज में जाएंगे, इमेज साइज़ में। यहाँ हम जो है साइज़ घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद क्या करोगे ओके। अगर ये लिंक है तो दोनों आपस में मतलब एक प्रकार से एक साथ बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी तो विड्थ भी बढ़ेगी और विड्थ बढ़ेगी तो हाइट भी बढ़ेगी। इस प्रकार से रेजोल्यूशन भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, हालांकि 300 रहने दो प्रिंट अगर लेना तो। इसके बाद है रोटेट करना। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट लिए, चलिए मैं ऑब्जेक्ट में दिखाता हूँ। ये पहली इमेज हमने लिए थे, ये पहली इमेज लिए थे, इसमें कंट्रोल टी करोगे तो या तो इमेज, देखिए लेयर रोटेट करने की बात हो रही है तो लेयर तो हम बाद में रोटेट करेंगे, अभी बात किसकी हो रही है, इमेज रोटेट की। तो इमेज रोटेट करना है तो आप जाओ इमेज में और इमेज में जाकर देखिए आपको देखने को मिलेगा रोटेट। ये देखिए यहाँ पे इमेज रोटेशन, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से इमेज रोटेट हो गई। और अगर आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करना चाहते हैं तो इमेज फिर से वापस वैसे ही हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप रोटेट कर सकते हैं। और फ्लिप की बात कर लेते हैं। तो फ्लिप मतलब क्या हो जाता है, देखिए हम जो है एक इमेज लेकर आते हैं, एक इमेज लेकर आते हैं यहाँ पे, और ये इमेज हम जो है देखिए इस प्रकार से इमेज लाए। अब इस इमेज को हम जो है एक प्रकार से सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम जो है इसके बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं, सेलेक्ट इनवर्स करते हैं, कॉपी करते हैं और एक नेचुरल वाला जो बैकग्राउंड हो वहाँ पे ले चलते हैं। ये देखिए यहाँ लाकर पेस्ट कर देते हैं। अब ये इमेज जो है, इमेज एक प्रकार से यहाँ रखना चाह रहा है, पर ये यहाँ रखना चाह रहे हैं तो ये इमेज कैसी है भाई, इसका चेहरा इधर है, हम चाहते हैं ये चेहरा इधर दिख जाए। तो कंट्रोल टी करो, राइट क्लिक करो, देखिए यहाँ फ्लिप लिखा आ रहा, फ्लिप हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जैसे आप हॉरिजॉन्टल करोगे देखिए इसका चेहरा इधर हो गया, इसको बोल देते हैं फ्लिप करना। तो इस प्रकार से आप फ्लिप कर सकते हैं। इस प्रकार हमने जो है क्रॉप के बारे में जाने। क्रॉप होता क्या है, क्रॉप मतलब एक्स्ट्रा जो अनवांटेड चीज़ होती है उसके हिस्से को हटाना, यानी कि इमेज का छोटा एरिया जो है छोटा हो जाता है, यानी कि क्वालिटी सेम रहती है। साथ ही अगर बात करें तो हम यहाँ पे क्रॉप टूल का उपयोग करें, सी इसकी जो है आपकी शॉर्टकट की है, और उसके बाद इमेज पर जो है ड्रैग करेंगे और एंटर दबाएंगे, जो हमने अभी करके देखे हैं। तो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना है, एक्स्ट्रा बैकग्राउंड हटाना हो, फोटोज़ का फोकस जो है केवल सब्जेक्ट पर होना चाहिए, ये चीज़ों के लिए यहाँ पे क्रॉप का उपयोग किया जाता है। रिसाइज टूल की अगर बात करें तो रिसाइज मतलब इमेज साइज़ ऑप्शन का उपयोग कर लेते हैं हम। तो इमेज जो आपका मीनू है उसके अंतर्गत इमेज साइज़ में जाना, हाइट विड्थ रेजोल्यूशन पिक्सल सारी चीज़ें चेंज करने के पश्चात आपको इमेज साइज़ देखने को मिल जाता है। रोटेटिंग टूल, रोटेट मतलब इमेज मीनू के अंतर्गत आप जो है लेफ्ट राइट सारी चीज़ें आप जो है घुमा सकते हो उसको, जैसे आपको घुमाना 90 डिग्री क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाता है फ्लिप। फ्लिप में आपको क्या मिल जाता है, फ्लिप मतलब फ्लिप टूल से जो है मिरर इमेज बना सकते हैं। मिरर मतलब आप लेफ़्ट में घुमाना राइट में घुमाना, जो कि हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके साथ इनमें आप कंपैरिजन देख सकते हैं। जो आपके क्रॉप टूल है, रिसाइज़ है, रोटेट है और फ्लिप है, इनको आप लिख देना एग्जाम में, और जो भी मैंने आपको बताया हूँ प्रैक्टिकल करके उनकी कुछ स्टेप्स, डायलॉग बॉक्स, जो भी चीज़ पॉसिबल हो उनको आप बनाना नहीं भूलना है, ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर आप ला सके। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर एंड देयर इंपॉर्टेंस इन फोटोशॉप। लेयर के कॉन्सेप्ट को फोटोशॉप के अंतर्गत समझाइए और इसकी महत्व क्या है। तो हम सीधे चलते हैं, फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। और जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं, मान लीजिए कोई भी चीज़ हो, एक्स वाई जेड, थंबनेल बनाए या फिर बुक बनाए या फिर पोस्टर बनाए, कोई भी चीज़ बनाए, तो हमको यहाँ पे किसकी ज़रूरत होती है, जो है लेयर की ज़रूरत होती है। तो हम सिंपल एक को मैं कॉपी कर लेता हूँ, नई लेयर बनाता हूँ, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, सब चीज़ें अलग अलग देखने को मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर मैं जो है एक थंबनेल को कॉपी कर लेता हूँ। देखिए मैंने कॉपी करके अलग लेकर आ गया है। आप ध्यान से देखिए, हमारे पास में एक थंबनेल बना हुआ है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का है। इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें मिलकर बनी हुई हैं। जैसे आप देखोगे सबसे पीछे आपको बैकग्राउंड दिख रहा है, बैकग्राउंड मतलब जो बेसिक रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम वाला है। उसके बाद देखिए कटआउट नज़र आ रहा है, वहाँ पर आपको सेप नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको जो है एक टेक्स्ट लिखा आ रहा है, यहाँ पर BCA थर्ड MSCCS थर्ड लिखा आ रहा है। इसके बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा आ रहा है, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं, ठीक है, एक ही वीडियो में, और ये आपको पिक्चर दिख रही है। तो ये सब अलग अलग ऑब्जेक्ट मिलकर हमने यहाँ लेकर आए हैं। ये जितने भी ऑब्जेक्ट हमने यहाँ लाए हैं वो सब अपने आप में एक लेयर है। आप ध्यान से देखिए, लेयर पैलेट में चलेंगे तो लेयर पैलेट में चलोगे, देखिए आपको वन शॉट जो कॉपी लिखा है वो आपका एक लेयर है, जिसको हम अलग से सेपरेट यहाँ पे काम कर सकते हैं।
जो पीछे आपका शेप है, शेप को अलग सेपरेट वर्क कर सकते हैं, जो टेक्स्ट है उसमें अलग काम कर सकते हैं, उसमें अलग, कटआउट में अलग, साथ ही एक लोगो भी दिख रहा है आपको, लोगो में अलग हम काम कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार से जो इमेज बनती है, जितने भी ऑब्जेक्ट उसमें बनते हैं, वो सभी ऑब्जेक्ट अपने आप में सेपरेट लेयर होते हैं। और लेयर की इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि सभी जो है यहाँ पे सेपरेशन बना होता है और हम काम करते समय किसी को भी यहाँ पे डिस्टर्ब किए बगैर यहाँ पे काम कर सकते हैं। मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंजेस करना है, तो हम कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम को छोटा बड़ा हम कर सकते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। हम अगर इस पे क्लिक करना है या फिर ये फोटो में काम करना है, तो देखिए फोटो को सेलेक्ट करें, सिर्फ क्लिक करते बराबर हमारा यहाँ सिलेक्शन हो जा रहा है। मान लीजिए नहीं होता है तो हम ऐसे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे सरकार स्टडी वेब्स जो एजुकेशन उसकी कॉपी टू, यहाँ पे देखिए सेलेक्ट है। ठीक है, लोगो है। कटआउट या लेयर, देखिए लेयर कटआउट वाली सेलेक्ट करना है, कटआउट सेलेक्ट है। या तो सीधे देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ऑप्शन में ऑटो सेलेक्ट। ऑटो सेलेक्ट है, इसका मतलब जिस भी चीज़ पर आप क्लिक करोगे वो आपको जो है यहाँ पे सेलेक्ट देखते देखते यहाँ पे देखिए सेलेक्ट हो जा रहा। पर मान लीजिए ऑटो सेलेक्ट हटा देते हैं तो क्या होगा, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा या राइट क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोटोशॉप में लेयर एक ट्रांसपेरेंट सीट हो जाती है और एक प्रकार से ट्रांसपेरेंट सीट की तरह हो जाती है, जो हर लेयर पर एक इमेज अलग अलग भाग पर रख देती है। यहाँ मान लीजिए हमको जो है एक न्यू लेयर बनाना है, तो देखिए नीचे आप देखोगे तो न्यू लेयर आप बना सकते हैं। न्यू लेयर बनेगी, देखिए यहाँ पे अब जो भी चीज़ हम काम करेंगे इसी लेयर में आएगी। अब मान लो हम यहाँ पे लाना चाहते हैं ब्रश, चलिए मैं अलग सीट में समझाता हूँ। कंट्रोल के साथ एन कर लेते हैं और यहाँ पे देखिए हम एक न्यू इमेज ले लेते हैं। ध्यान से देखिए हमारे पास में एक इमेज आ गई है जो कि बैकग्राउंड लेयर के नाम से आपकी ऑलरेडी देखने को मिल जा रही है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे टूल है, जैसे ब्रश है, और ब्रश में हम चलेंगे तो हमारे पास में बहुत सारे प्रकार की ब्रश मिलेगी। जैसे देखिए यहाँ पे आपको जिगजैग प्रकार की ब्रश मिल रही है, देखिए ये। ठीक है, इसको बड़ा कर लेते थोड़ा, यहीं से आप जो है डायमीटर इसका बड़ा करोगे, देखिए बड़ी ब्रश आ जाएगी। कभी कभी आप जो है इसका उपयोग किसके लिए कर लेते हो, जैसे मान लीजिए आपको मास्किंग करना हो तो मास्किंग के लिए भी इसका उपयोग कर लेते हैं। पर ध्यान से देखिए जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के साथ ही हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इनबिल्ट हो चुका है। जबकि हमारा मानना क्या है कि जितनी भी चीज़ें हम अलग से लाते हैं वो लेयर बनती है। तो यहाँ ये ब्रश क्यों नहीं बना, तो ब्रश के लिए आपको लेना पड़ेगा अलग से न्यू लेयर। तो कहाँ से लेंगे, नीचे आप बॉटम पे जाओगे, न्यू पर क्लिक करोगे और यहाँ देखिए आपके सामने क्या आ गया है, ट्रांसपेरेंट सीट आ गई। और यहाँ डबल क्लिक करोगे तो इसका नाम हम कर देते हैं क्या, ब्रश शेप। ब्रश शेप, इस प्रकार से हमने ब्रश शेप इसका नाम कर दिया और इसमें लाकर हमने जो है इस प्रकार ड्रॉ कर दिए। ध्यान से देखिए जब हम ब्रश शेप बनाए हैं तो इसको हम मूव भी कर सकते हैं जहाँ चाहे वहाँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए ब्रश शेप में हमने जो है अलग से एक लेयर यहाँ पे लिए हैं। तो अलग से लेयर लेने का फ़ायदा क्या है कि हम इसको सेपरेटली यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। हम कोई फ़ोटो ओपन कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने फ़ोटो ओपन करे, ये फ़ोटो हमने यहाँ से ओपन करे, ठीक, और ये फ़ोटो को ले जाकर ब्रश वाले में ले जाकर रख देते हैं। अब ये फ़ोटो को इसके नीचे लाना है तो हम आगे देखेंगे मास्किंग, तो राइट क्लिक करेंगे और यहीं से देखिए आपको राइट क्लिक करोगे तो क्लिपिंग मास्क नज़र आएगा। क्लिपिंग मास्क, तो ध्यान से देखिए जो इमेज है वो किसके अंदर आ गई है, इस ब्रश के जो शेप है उसके अंदर आ चुकी है। ध्यान से देखो, तो हमने एक स्टाइलिश इमेज बना दी। अब यही जो चीज़ हम रेक्टेंगल में कर सकते थे, मार्क्यू या फिर जो भी आप अलग से शेप लाते हो या फिर जो भी चीज़ें है उसके अंदर आप ऐसे मास्किंग कर सकते थे। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी क्या, एक प्रकार से लेयर। और लेयर की क्या भूमिका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी लेयर को हाइड करना तो ऐसे आप जो है क्लिक कर दो, लेयर हाइड हो जाएगी, देखिए इस प्रकार से ये। ठीक है, या बैकग्राउंड को करना, बैकग्राउंड हो जाएगा। तो ये ऑन ऑफ यानी कि हाइड अनहाइड करने का है। तो यहाँ लेयर में बदलाव करने से दूसरी लेयर में कोई भी प्रभाव नहीं होता है, ये अच्छा फ़ायदा इसका। और लेयर जो है एक प्रकार से स्टैक की तरह होती है, कोई भी लेयर ऐसे नीचे करो ऊपर करो, देखिए ये जो है आप नीचे ऊपर मेंटेन कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से जो उनसी लेयर ऊपर रखना है उसको ऊपर रखो और जिसको नीचे रखना है वो आप नीचे खिसका सकते हैं। शॉर्टकट की भी है इसकी, कंट्रोल के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लेफ्ट और राइट। चलिए आगे चले, लेयर आपने समझ गया, लेयर पैलेट में इसकी चीज़ें दिखाई देती है। मान लीजिए लेयर पैलेट नहीं है तो विंडो में जाओ, लेयर पैलेट पर क्लिक करो, F7 क्लिक करो तो आपकी लेयर पैलेट डिस्प्ले हो जाएगी। लेयर के प्रकार, बैकग्राउंड लेयर होती है जो हमने देखे डिफ़ॉल्ट रूप से लॉक रहती है। इमेज लेयर होती है जो फोटो ऑब्जेक्ट से बनती है। टेक्स्ट लेयर, मान लीजिए हमको यहाँ पे टेक्स्ट लेना है, सीधे लाए और यहाँ हम जो है सबसे ऊपर लाना चाहते हैं। जैसे हमने क्लिक करे देखिए यहाँ पे एक टेक्स्ट लेयर बन गई। हम यहाँ लिख देते हैं SSW एजुकेशन। ठीक है, और ये हमने यहाँ पे इसको हटाओ, फिर से SSW एजुकेशन। अब ध्यान से देखिए यहाँ कलर चेंज करना, कंट्रोल ए करें और ये जो वाइट कलर लिखा आ रहा है वाइट को आप कर दो जो भी कलर आपको चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे डार्क ब्लू कर देता हूँ और
इस मूव टूल के माध्यम से हम कंट्रोल टी करते हैं और इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखिए यहाँ पे टेक्स्ट लेयर बन जाती है। उसके बाद और क्या रहती है, एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर नीचे आप देखोगे तो नीचे आपको एडजस्टमेंट लेयर देखने को मिल जाएगी। देखिए एक होती लेयर स्टाइल, एक होती मास्किंग, एक होती एडजस्टमेंट लेयर, एक होता ग्रुप और एक होता न्यू फोल्डर, सॉरी न्यू लेयर, और तीसरा नेक्स्ट जो हो जाता है आपका डिलीट। तो आप एडजस्टमेंट लेयर में जाओ। एडजस्टमेंट लेयर करती क्या है, मान लीजिए यहाँ आप इस कंप्लीट के ऊपर, जैसे ये देखिए यहाँ पे एक बैकग्राउंड है और जितनी भी लेयर, सबसे ऊपर आप एक पर्दा डालना चाहते हो। पर्दा मतलब पर्दा आप जो है ग्रेडियंट कलर का डालना चाहते हैं, सॉलिड कलर का डालना चाहते हैं, जैसा भी। तो मान लीजिए आप जो है सॉलिड कलर का पर्दा डालना चाहते हैं। ये डाल लिया आपने क्या, रेड कलर। तो रेड कलर का जो है आपने ऊपर क्या डाल लिए, एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर ये होती है कि जितनी भी लेयर है सब में एक साथ एक सी फॉर्मेटिंग करना, एक सा कलर करना है, तो उसके लिए हम एडजस्टमेंट लेयर लेते हैं। और इस एडजस्टमेंट लेयर की ओपेसिटी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं ऐसे, देखिए इस प्रकार से कम कर दोगे तो देखिए इस प्रकार से कम इफेक्ट आ जाएगा, मतलब इस पूरे का लुक उसने चेंज कर दिया। इसी के बदले में हम यहाँ पे ग्रेडियंट ले सकते थे एडजस्टमेंट लेयर के रूप में। ये देखिए ग्रेडियंट आपका वन साइड में ब्लैक आ रहा है, आप चाहे तो दूसरा ले सकते हैं। मान लीजिए आपने ये देखिए पर्पल पिंक जो भी है आप ओके कर दो, यहाँ से भी ओके कर दो, और इसकी ओपेसिटी भी आप कम करोगे तो हो जाएगा। ऐसे ही लेयर स्टाइल होती है, ब्लेंडिंग मोड होते हैं। ब्लेंड मतलब बहुत सारी लेयर को आपस में मर्ज करना, तो लुमिनिसिटी हो जाता है, कलर हो जाता है। देखिए ये देखिए चेंज हो रहा है लुक। देखिए उस बैकग्राउंड के हिसाब से जो है ये अपने आप को क्या कर ले रहा है, बदल ले रहा है नीचे वाला। तो आप देख सकते हैं, आप अलग अलग इफेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर भी ले सकते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मतलब भाई सिंपल सी बात है, आप कोई चीज़ लेते हो। चलिए मैं इस लेयर को हटा देता हूँ। यहाँ से हम जो है फाइल में जाएंगे और यहाँ देखिए आपको प्लेस एम्बेडेड करके आएगा, प्लेस एम्बेडेड करके नज़र आ रहा है। तो आप सीधे मान लीजिए आपने एक शेप बनाए, तो शेप बनाए, तो शेप अभी क्या है, शेप आपका जो है स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। राइट क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट आएगा, देखिए कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और कंट्रोल टी करोगे, देखिए इस प्रकार का आएगा। मतलब ये जो है स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो गया है। इसका मतलब है कि आप इसको बड़ा करो छोटा करो, क्वालिटी में बदलाव नहीं आएगा। तो ये फ़ायदा होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट का। ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग, एडिटिंग अगर करना है तो आप जो है डबल क्लिक करके उसके सेकेंडरी पार्ट में कर सकते हैं। तो लेयर पर काम कैसे करते हैं, फाइल ओपन करो, F7, ये सारी चीज़ें हमने करके देख ली। इनको आप एक बार पढ़ लेना ताकि आपका जो चीज़ें है वो एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे समझ में आ जाए और आप लिखने में आप अच्छा फील करो। लेयर का महत्व भाई, नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग हो जाती है। दूसरी लेयर सुरक्षित रहती है, इजी एडिटिंग करेक्शन देखने को मिल जाता है सब सेपरेट होने के चक्कर में। बेटर ऑर्गेनाइजेशन, आप ऊपर नीचे जैसे भी एडिट करना है अरेंज करना सब कर सकते हैं। क्रिएटिव फ्रीडम मिल जाती है, मल्टीपल इफेक्ट ट्राई कर सकते हैं अलग अलग में, शो या हाइड कर सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जांपल करके बता सकते हैं आप। ठीक है, इससे इसके बाद ओपेसिटी चेंज कर सकते हैं, ब्लेंड मोड, लॉक अनलॉक करना है, डुप्लीकेट करना वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए इसी को डुप्लीकेट करना तो राइट क्लिक करके भी आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, ये देखिए डुप्लीकेट, और यहीं से आप डिलीट भी कर सकते हैं। ग्रुप करना हो, सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो लेयर क्यों ज़रूरी है भाई, सिंपल सी बात है, प्रोफेशनल एडिटिंग होना बहुत ज़रूरी है, टाइम सेविंग होना ज़रूरी है, री एडिटिंग आसानी से हो जाती है, हाई क्वालिटी आउटपुट यहाँ पे मिल जाता है। तो इसके लिए हमारी लेयर की ज़रूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन मिल जाता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन ब्रश इरेजर्स एंड क्लोन स्टेम टूल। तो मैंने जैसे बताया ब्रश टूल, ब्रश मतलब क्या हो जाता है, ब्रश मतलब हो जाता है हमारे जो पिक्चर्स है उसमें अलग अलग प्रकार के इफेक्ट या ब्रश डिज़ाइन वाली चीज़ें लेकर आना, तो ब्रश टूल के माध्यम से हम ला सकते हैं। तो जैसे ही हम ब्रश में चलेंगे, देखिए हमारे पास में बाय डिफ़ॉल्ट ब्रश ही आ रही। अब ये ब्रश को लेयर में बदलना है तो आप जो है यहाँ से लेयर पैलेट से न्यू लेयर लो और इसको लेयर में बदल सकते हैं। ये देखिए, जैसे मान लो हमको यहाँ पे देखिए ये हमने लिख दिए इस प्रकार से, ए बनाना है। ठीक, इसके अंदर कुछ चीज़ें लेकर आना तो हम जो है इसमें ला भी सकते हैं क्लिपिंग मास्क के माध्यम से। दूसरी ब्रश बनाना है, चलिए अभी हमने जो है ये ब्रश बना ली, जैसे ये ब्रश बना है। ठीक है, इसके अलावा हम इसमें चलेंगे तो हमको जो है और बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। जैसे स्पेशल इफ़ेक्ट लाना है, देखिए ये SSW वाला मैंने एक क्या बनाया था, स्टैम्प बनाया था। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ चल के हम इसको बड़ा कर देते हैं। बड़ा कर दिए, ये देखिए, और बड़ा कर दो। अब इसका कलर क्या है उसके हिसाब से यहाँ पे स्टैम्प बन जाएगा। देखिए यहाँ पूरा स्टैम्प बन चुका है, मतलब सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन, और यहाँ देखिए ऑनलाइन सर्विसेज, MSME, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो हम ब्रश का उपयोग इस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, ब्रश, और यहाँ पे हम जो है ये देखिए, ठीक है, दूसरी ब्रश लाना हो तो भाई सिंपल सी बात, आपके पास में बहुत सारी ब्रश यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। देखिए
ये देखिए। अब कुछ जो है आपके आर्टिस्टिक चीज़ें हो जाती है तो आएगी नहीं तो परेशान नहीं होना, चेंज करके देख लो, नहीं आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे ये जो है ब्रश नहीं है, ये वाली ब्रश है, देखिए ब्रश आ जा रही, तो ब्रश आ जाएगी, ये देखिए। ठीक है, तो ब्रश आप बना सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार से आप जो है शेप बना सकते हैं ये। ठीक है, अब इसमें आप जो है अपनी पिक्चर वगैरह लाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले तो इसको बनाना पड़ेगा न्यू लेयर। यहाँ न्यू लेयर में गए और न्यू लेयर में जाकर फिर से आप क्या करो, ये ब्रश बना दो। ठीक है, अब इसमें आप जो है पिक्चर लाना चाहते हैं तो भाई सिंपल सी बात है, पिक्चर आप क्या करो, यहीं से ये वाली पिक्चर लाओ और इधर ला घसीट कर इसमें छोड़ दो। अब यहाँ देखिए जस्ट उस लेयर के ऊपर रहना चाहिए वो पिक्चर, और उस पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक करें, क्लिपिंग मास्क, और कंट्रोल के साथ आप उसको क्या कर दो, छोटा कर दो, जैसे हमने इसको छोटा कर दिए। ठीक है, और छोटा कर दो ताकि थोड़ा ठीक ठाक दिखे, ये देखिए। ठीक है, इसको हम जो है एंटर कर देते हैं तो वहाँ देखिए आपको जो नॉर्मल जो हमने कस्टमाइज शेप बना है उसके माध्यम से हम ब्रश का उपयोग या फिर जो है पिक्चर को दिखा सकते हैं। तो ब्रश के अंतर्गत पेंट, ड्रॉ, कलर फिल ये सारे काम कर सकते हैं। डिजिटल पेंटिंग है, फोटो रीटचिंग है, हार्डनेस, सॉफ्टनेस या जो भी चीज़ हम यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। ब्रश टूल कैसे उपयोग कर लेना है वो मैंने बताया। इरेज़र टूल क्या करता है भाई, इरेज़र टूल सिंपल सी बात है, मान लीजिए हम यहाँ चले तो इरेज़र टूल यहाँ से कोई चीज़ इरेज करना तो उसके लिए काम आता है। इरेज़र में गए, इरेज़र 3-4 प्रकार के होते हैं तो इसको बड़ा छोटा करके हम जो है देखिए इरेज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ चलते हैं मैजिक इरेज़र में। ठीक है, तो मैजिक इरेज़र में चले, मैजिक इरेज़र में क्या होता है, मैजिक इरेज़र में एक बार क्लिक करें, पूरा का पूरा जो है एक बार में जो कलर है सेम कलर वाली चीज़ें डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो ये काम हम कर सकते हैं मैजिक इरेज़र से, देखिए इस प्रकार से, ये देखिए एक बार में काम हो रहा है। अब यहाँ आप देखोगे तो टॉलरेंस देखने को मिल जाता है, टॉलरेंस ज़्यादा रखोगे तो क्या होगा, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। टॉलरेंस ज़्यादा रखने से फ़ायदा ये होता है कि दूसरे कलर को भी, अब इसको हम जो है एक बार रिवर्ट कर लेते हैं। रिवर्ट मतलब क्या हो जाता है, पुरानी इमेज जैसे कि वैसे आ जाती है। अब मान लीजिए टॉलरेंस 50 रख देता हूँ और क्लिक करता हूँ तो देखिए ज़्यादातर चीज़ें यहाँ से हट चुकी है। और टॉलरेंस मान लीजिए मैं 50 की जगह कर देता हूँ 80, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये देखिए ज़्यादा चीज़ें हो गई, यहाँ से भी देखिए ये इस प्रकार से वो है सब चीज़ों को हटा दे रहा है। तो ऐसे बैकग्राउंड हटाने के लिए भी हम जो है क्या कर लेते हैं, इरेज़र टूल का उपयोग कर लेते हैं। गलत जगह से क्लिक करोगे तो वो पूरा का पूरा निपट जाएगा, ये देखिए। ठीक है, तो टॉलरेंस आप कम से कम 25 से 30 के आसपास रखिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इरेज़र टूल आप समझ गए। बैकग्राउंड इरेज़र भी आप उपयोग कर सकते हैं, अगर आपको ये उपयोग नहीं करना है तो बैकग्राउंड इरेज़र का उपयोग भी कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे धीरे धीरे करके बैकग्राउंड इरेज होता है, ये देखिए इस प्रकार से। ठीक है, तो ये काम आप कर सकते हैं। उसके बाद इरेज़र के बाद क्या है, इरेज़र के बाद आपको देखने को मिल जाएगा क्लोन स्टैम्प टूल। तो क्लोन स्टैम्प के लिए हम सीधे सीधे एक पिक्चर ओपन कर लेते हैं। देखिए हमारे पास में पिक्चर होगी, ये देखिए बोट वाली है, ये बोर्ड वाली पिक्चर देखिए हमारे पास में बोट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसको ओके कर लेते हैं और यहाँ देखिए ये बोट है और इस बोट को हम एक और बोर्ड बनाना चाह रहे हैं। तो हम चलेंगे, देखिए यहाँ पे कहाँ जाएँ, क्लोन स्टैम्प टूल, यहाँ पे नहीं नीचे वाले में मिलेगा, ये देखिए क्लोन स्टैम्प टूल। जो एरिया लाना चाहते हैं उसको आप अल्टर के साथ क्या करो, पहले ड्रैग करो, अल्टर के साथ ऐसे ड्रैग करो और जहाँ पे लाना चाहते हैं बिना अल्टर के ले जाकर आप उसे छोड़ दो। तो ध्यान से देखिए, जैसे कि वैसे जो है डबल चीज़ें बन चुकी है। फिर से आप जो है अल्टर के साथ इसको क्या कर लो, कॉपी, और यहाँ एक लाना चाहते हैं क्या आप, एक और नाव लाना चाहते हैं, ये देखिए। तो इस प्रकार हम जो है क्लोन स्टैम्प टूल का उपयोग कर लेते हैं। तो क्लोन स्टैम्प टूल भी आप समझ गए, मतलब कॉपी पेस्ट करना एक प्रकार से। इसके साथ जो है एक प्रकार से पिंपल्स स्पॉट हटाने के लिए भी हम क्लोन स्टैम्प का उपयोग कर लेते हैं। फेस से अगर जो भी चीज़ें मतलब रीटचिंग करना है, सारी चीज़ों के लिए हम क्लोन स्टैम्प का उपयोग करते हैं। उसके बाद है हाउ आर ग्रेडियंट फिल एंड शेप टूल। तो यहाँ पे हम सीधे चलते हैं कंट्रोल एन और हम कर लेते हैं न्यू, और यहाँ पे ग्रेडियंट, फिल और जो आपका शेप टूल है तीनों को उपयोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, टूल बॉक्स में जाएंगे, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब हो जाता है मल्टीपल कलर एक साथ करना। तो जैसे ही हम ग्रेडियंट सेलेक्ट करते हैं तो टूल बॉक्स के ऊपर आपको ऑप्शन बार नज़र आता है। ऑप्शन बार में जाओगे तो यहाँ आपको प्री डिफाइंड पैटर्न मिलेंगे, देख रहे हैं। यहाँ मान लीजिए क्लाउड है और क्लाउड टाइप का ग्रेडियंट लेके आना, तो ऐसे आप ड्रैग कर दो, देखिए क्लाउड वाली फीलिंग आएगी, ये देखिए इस प्रकार से। पर हम ऐसा नहीं, थोड़ा सा और दिखना चाहिए ना, पता तो चले कि ग्रेडियंट हमने लेकर आ गए हैं। यहाँ गए और यहाँ जाकर हम जो है ये देखिए इस प्रकार से क्लिक करें और देखिए ग्रेडियंट आ गया, ये देखिए। ठीक है, ये ग्रेडियंट हम इस प्रकार ला सकते हैं। तो सिंपल है भाई, जो ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट क्या है, मल्टीपल कलर के कॉम्बिनेशन से हम जो बैकग्राउंड फिल करते हैं वो कहलाता है ग्रेडियंट। उसके भी बहुत सारे आपके इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे, जैसे मान लीजिए हम इसको
हटा दे रहा है। ठीक है, ये हटाए हमने, हटाने से मतलब इसको हम कंट्रोल जेड कर देते हैं। और यहाँ हम डायमंड या सर्कल वाला लाना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे सर्कल वाला आ जा रहा बीचों बीच में। इसको हम जो है कंट्रोल जेड करके फिर आप जो है एंगुलर कर सकते हैं, बोले तो कॉर्नर बनेगा सबके लिए एक। ठीक है, इसके अलावा रिफ्लेक्टिव कलर भी कर सकते हैं, उसके अलावा डायमंड शेप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके ग्रेडियंट। ग्रेडियंट करने के अलग अलग तरीके, एक तो आप ऐसे ग्रेडियंट कर सकते हो, एफ शिफ्ट के साथ 5 दबाओगे तो ग्रेडियंट यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे चलोगे तो आपको ग्रेडियंट कलर, बैकग्राउंड कलर, सारी चीज़ें मिलेगी। कलर में जाओगे, कलर मिल जाएगा, जैसे यहाँ गए और ओके कर दिए तो देखिए कलर आ गया। ठीक है, इसके अलावा आप चाहते हो कि ग्रेडियंट कलर ओवरले के रूप में आए तो ओवरले के रूप में भी हम कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप एडजस्टमेंट लेयर के रूप में भी करना चाहें तो एडजस्टमेंट लेयर के रूप में भी आप अलग से लेयर बनाकर कर सकते हैं। जैसे ये गए और इसको कर दिए, और इसी को आप जो है ओपेसिटी को कम ज़्यादा ऐसे मेंटेन कर सकते हैं। तो अलग लेयर बन गई, कभी ऑफ करके भी देख सकते हैं ऐसा अगर आपको लगता है तो। इसके साथ ही बात होती है फिल की, तो फिल के लिए हम जो है कंट्रोल जेड कर देते हैं। यहाँ जाए, ग्रेडियंट के नीचे ही फिल लिखा है, बोले तो पेंट बकेट टूल। पेंट बकेट टूल में गए और क्लिक कर दिए, तो क्लिक कर दिए तो क्या हो गया, ब्लैक। पर हम चाहते हैं ब्लैक ना आए, तो ये कलर बॉक्स दिखा है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ जाकर हमको जो भी कलर चाहिए ऐसे क्लिक कर दो, कलर आ जाएगा। इसका तरीका दूसरा है, वही एडजस्टमेंट लेयर में जाओ, सॉलिड कलर में जाओ, जो भी कलर चाहिए ऐसे हमने सेलेक्ट करे और ओके कर दिए। तो इसमें फ़ायदा ये है कि ये इनबिल्ट नहीं होता, कभी भी हम चाहते ऐसे ऑन ऑफ कर सकते हैं ग्रेडियंट को। ठीक है, कभी भी ऐसे लेयर वाइज लिया करो। इसके साथ ही हम पैटर्न भी ले सकते हैं भाई, सिंपल सी बात। यहाँ जाएँ और यहाँ देखिए पैटर्न, तो पैटर्न ये देखिए घास फूस जो भी लेना है वो आपकी मर्जी। ये देखिए यहाँ देखिए हमने पैटर्न ले लिए, तो इस प्रकार से पैटर्न भी है, इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शेप। तो शेप टूल में आपको मिल जाता है, कोई भी आकृति बनाना है, शेप बनाना है फोटोशॉप में तो रेक्टेंगल मिल जाता है, एलिप्टिकल टूल मिल जाता है, ट्रायंगल मिल जाता है, पॉलीगॉन मिल जाता है। ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो देखिए यहाँ से आप जो है क्या बना सकते हैं, यहाँ पे आप जो है शेप बना सकते हैं। ठीक है, शेप अलग अलग प्रकार के शेप को आप मॉडिफाई करना हो तो आपको प्रॉपर्टीज़ मिलता है। प्रॉपर्टीज़ में हाइट बीट सेट करना हो, एंगल घुमाना हो, ये देखिए घुमाना हो, ये देखिए एंगल घुमाना हो, एंगल घुमा भी सकते हैं। इसके अलावा आप जो है इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, देखिए ऊपर नीचे फ्लिप करना है वो भी कर सकते हैं। कलर चेंज करना, आउटलाइन चेंज करना हो, आउटलाइन चेंज करना, वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप मान लीजिए 5 पिक्सल कर देते हैं, तो देखिए आउटलाइन 5 पिक्सल आ गई। कैसी आउटलाइन लाना चाहते हैं वो भी आपको ध्यान में रखना है। पाथ फाइंडर ऑप्शन भी मिल जाते हैं, तो ये शेप को एडिट करने की चीज़ें देखने को मिलती है। तो सिंपल है, ग्रेडियंट मतलब हो जाता है बहुत सारे कलर को स्मूथली अगर ट्रांजिशन के माध्यम से फिल किया जाता है तो वो कहलाता है आपका एक प्रकार से ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट लीनियर हो जाता है जो हमने देखे, रेडियल है, एंगल है, इसके अलावा रिफ्लेक्टेड है, डायमंड है। जिसमें जी से सेलेक्ट करें तो ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट हो जाता है, फिर अपने हिसाब से सेलेक्ट करो सारी चीज़ें और फिल कर दो। और फिल टूल मतलब क्या हो जाता है भाई, जो ग्रेडियंट टूल है उसके जस्ट नीचे पेंट बकेट टूल मिल जाता है। तो एक ही कलर को भरने के लिए, चाहे वो कोई भी कलर हो, क्विकली स्मार्ट तरीके से भरना हो तो उसके लिए हम जो है फिल टूल का उपयोग कर लेते हैं। इसके लिए हम जो है एडजस्टमेंट लेयर भी लेते हैं। शेप टूल की अगर बात करें तो रेडीमेड जो आकृति होती है उनको बनाना हो, जैसे मान लीजिए रेक्टेंगल है, इलिप्टिकल है, ट्रायंगल है, पॉलीगॉन है, लाइन, कस्टम शेप, इसके लिए हम जो है शेप टूल का उपयोग कर लेते हैं। तो शेप टूल में ये सारी चीज़ होती है, आप ये बना सकते हैं, दर्शा सकते हैं। और एक आध प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनाकर जरूर दिखाए तीनों चीज़ों का, तो उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन ज़्यादा और इफेक्टिव लगेगा। चलिए यहाँ नीचे देखते हैं हम, नेक्स्ट यूनिट मिल जाती है आपको, यूनिट नंबर 3, जिसमें आपको इमेज की इन्हांसमेंट से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलती है। इसमें पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ब्राइटनेस को समझाइए। आप जो है कंट्रास्ट को समझा सकते हैं, आप ह्यू को समझाइए, आप सैचुरेशन को समझाइए, इन सभी को एडजस्ट करने की बात हो रही है। तो पहले तो बात कर लेते हैं हम किसकी, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट की। ह्यू सैचुरेशन उसके बाद देखेंगे। तो ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट कहाँ मिलता है भाई, सिंपल है, एक इमेज ओपन करते हैं। मैं सारी इमेजेस को अभी जो है इधर अलग कर देता हूँ, यहाँ चले। तो देखिए यहाँ पे आप चलोगे और आप चलोगे कहाँ पे, इमेज में, और यहाँ एडजस्टमेंट में जाओगे और ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट नज़र आ रहा है, इसमें जाओगे तो आपको एक मिलेगा ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस में बढ़ाकर देखता हूँ, देखिए जैसे जैसे ब्राइटनेस बढ़ाओगे तो देखिए लाइट का इफेक्ट जो है बढ़ेगा। और RGB में ब्राइटनेस ज़्यादा रहती है, और जो आपका CMYK के कलर मोड है उसमें ब्राइटनेस डल रहती है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट देखिए, कॉन्ट्रास्ट आपका पूरा का पूरा बढ़ेगा, बैकग्राउंड के साथ में देखिए शैडो वगैरह सारी चीज़ें आपकी जो है बढ़ रही है। तो ये हो जाती है आपकी कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस। ये डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके आप जो है समझा सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ें हो जाती है, ब्राइटनेस तो हमने देख लिए, मतलब ओवरऑल लाइटनेस एंड डार्कनेस को कंट्रोल कर लेता है जो आपका ब्राइटनेस होता है।
फोटोशॉप में इमेज एडजस्टमेंट के अंतर्गत ये मिल जाता है। इसके अलावा कॉन्ट्रास्ट की बात करें तो डार्क एरिया के बीच में डिफरेंशियस दिखाने के लिए, मान लीजिए बैकग्राउंड आपका ब्लैक है तो आपका टेक्स्ट वाइट होना चाहिए, तो ये कॉन्ट्रास्ट होता है। ठीक है, सेपरेशन बनाने के लिए लो कॉन्ट्रास्ट बोले तो इमेज डल दिखती है, और हाई कॉन्ट्रास्ट मतलब इमेज शार्प दिखती है, क्लियर। तो यहाँ ये इमेज में एडजस्टमेंट में ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट में मिलेगा ये चीज़ें भी। फिर बात करते हैं ह्यू की, तो ह्यू मैंने शुरू में ही समझाया आपको। मान लीजिए ये कलर है, अब यहाँ देखिए कलर है, तो कलर की बात करें तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल जाएगा। चलिए मैं एक शेप लेता हूँ पहले, ये हमने शेप लिए और ये शेप में हमने क्या कलर करी, ये वाला। अब ये कलर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ चलें और इसमें चल लेते हैं, देखिए ध्यान से। ठीक है, जैसे जैसे हम जो है, पहले तो हम जो है इसको नहीं करते हैं ना, शेप हम लेते हैं टेक्स्ट, या फिर हम जो है इसी में चलते हैं और यहाँ पे चलते हैं कलर ओवरले। कलर ओवरले में चलते हैं, देखिए जैसे जैसे चेंज करेंगे वो चेंज हो रहा है। तो हम ह्यू की बात कर लेते हैं। ह्यू मतलब हो जाता है कलर कौन सा है ये बताता है ह्यू। देखिए अभी कलर कौन सा है, कलर है आपका, देखिए डार्क रेड। क्या हो गया, डार्क रेड। फुल रेड आपका इस प्रकार दिखेगा। तो यहाँ पे अगर जीरो है इसका मतलब क्या है कि भाई रेड कलर है, और यहाँ अगर हमने 360 कर दिए तो इसका मतलब कलर जो है अभी भी क्या है आपका, अभी भी रेड ही है। ठीक है, मान लीजिए इसको हम कर देते हैं जीरो, तो भी देखिए रेड है, और अगर जीरो इधर कर दिए तो भी रेड है। और अगर हम कर देते हैं बीच में कोई कलर बोले तो 190 या फिर इसके आसपास करें तो ग्रीन हो जाता है। फॉर सेचुरेशन की बात करें तो सेचुरेशन मतलब इधर देखिए, इधर जीरो चल गया बोले तो लाइट या वाइट की जो क्वालिटी है बढ़ गई, और यहाँ से कलर बढ़ गया। ठीक है, तो ये कम ज़्यादा इसमें डिपेंड करता है। और अगर ब्राइटनेस की बात करें तो ब्राइटनेस मतलब चटाक कलर दिखेगा, लाल बिल्कुल। और जैसे जैसे नीचे चलेंगे डल कलर दिखेगा। तो डल, देखिए डल दिख रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, आपकी ब्राइटनेस जीरो हो गई। और ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो आपका कलर की एक प्रकार से चमक है वो ज़्यादा दिखेगी। तो इस प्रकार से ह्यू, सैचुरेशन और ब्राइटनेस जो हमने शुरू में ही देखे थे वो चीज़ें आप समझा सकते हैं यहाँ से। सैचुरेशन इंटेंसिटी रिचनेस दिखाती है, और कौन सा कलर है वो दिखाता है। तो इसका प्रैक्टिकल भी है भाई, इमेज एडजस्टमेंट ह्यू सैचुरेशन भी हम सेट कर सकते हैं। कैसे, इसको बदलो एडजस्टमेंट, और यहाँ देखिए आपको ह्यू सैचुरेशन नज़र आएगा। यहाँ चलते हैं और यहाँ एडजस्टमेंट के अंतर्गत देखिए ह्यू सैचुरेशन नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए जो है इमेज को सेलेक्ट कर लो, और इमेज को सेलेक्ट करें, यहाँ जाए, ये हमने इमेज को सेलेक्ट करे इस प्रकार, और यहाँ इमेज में जाए, एडजस्टमेंट में जाए, ह्यू सैचुरेशन में जाए, तो यहाँ पे भी आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी, ह्यू सैचुरेशन और लाइटनेस। तो लाइटनेस बढ़ाओगे, देखिए लाइट फुल वाइट हो जाएगा, डार्कनेस में फुल डार्क हो जाएगा, देखिए इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। सैचुरेशन में जो कलर है उसकी चमक घटती और बढ़ती है। तो आपके हिसाब से आप कर सकते हैं भाई, अगर रेड ख़त्म हो गया ज़िंदगी में तो कोई मतलब ही नहीं बचा, तो इसलिए रेड को थोड़ा सा रखो। और ह्यू मतलब हो जाता है, आपको पता है कलर बदलता है, देखिए आप उसी का कलर यहाँ पे बदल सकते हैं, एक ही का, ये देखिए देख रहा है यहाँ पे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए डिटेल बात करेंगे विस्तार से फोटोशॉप के कंप्लीट ट्यूटोरियल में या ग्राफिक डिज़ाइन में। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल आप बता सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लेबल्स एंड कर्व्स। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। हम चलते हैं कहाँ पे, इमेज में, और यहाँ चलते हैं एडजस्टमेंट में। सबसे पहले नज़र आ रहा लेबल्स, बोले तो कंट्रोल एल। तो लेबल्स क्या होता है भाई, लेबल मतलब हो जाता है तीन चीज़ें मिल जाती है। एक तो मिल जाता है आपको क्या, ब्राइटनेस, और एक मिल जाता है कॉन्ट्रास्ट, बोले तो ये देखिए ग्रे शेड बोल देते हैं एक प्रकार से। तो यहाँ देखोगे तो आपको एक ये वाला पॉइंट मिलेगा जिसमें कॉन्ट्रास्ट मतलब ये पूरा कंप्लीट ब्राइटनेस को बढ़ाता है, और ये ब्राइटनेस को कम करता है, डार्कनेस की तरफ लेकर जाता है। तो ये हो जाता है आपका लेबल। लेबल में आपको जो चैनल आपने सेलेक्ट किया है, मान लीजिए आपने RGB सेलेक्ट किया तो RGB दिखाएगा, ठीक है। और अगर आप CM/K चाहते हो तो CM/K कन्वर्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको CM/K की वैल्यू यहाँ नज़र आएगी। आपको पता है कि यहाँ पे चीज़ें आपके अनुसार नहीं हैं तो आप ऑटोमेटिक भी चाह सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा पूरी इमेज। तो मान लीजिए लेबल की बात करें तो मतलब क्या हो जाता है, लेबल मतलब एक प्रकार से शैडो, मिड टोन और हाईलाइट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो है आपका हाईलाइट, मिड टोन और ये शैडो, तीन चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती है जिनकी वैल्यू आप घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। तो ब्लैक, ग्रे और वाइट तीन चीज़ें यहाँ देखने को मिल जाती है जो हमने यहाँ देखे हैं, ये देखिए इस प्रकार से। तो इनको आप चेंज कर सकते हैं इमेज में जाकर एडजस्टमेंट में, लेवल या कंट्रोल L से आप जो है इसको चेंज कर सकते हैं। कर्व की बात करें तो कर्व मतलब इमेज की लाइट और कलर को डिटेल में जो है कंट्रोल कर लेता है। तो इसमें और ज़्यादा चीज़ें मिल जाती है। इसको अपन क्लोज करें और इमेज में जाएं, एडजस्टमेंट में जाएं,
यहाँ जाकर आप जो है किस में चल सकते हैं, कर्व्स, और कर्व में जाओगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको RGB मिलेगा, और RGB को आप जो है घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और नहीं तो ऑटोमेटिक कर दो तो अपने हिसाब से हो जाएगा। आप सेपरेट कलर में काम कर सकते हैं, जैसे रेड है और रेड को आप कम करोगे, देखिए जैसे मान लीजिए रेड को कम कर दिए, ये देखिए, और इधर कर दोगे तो रेड ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तो अभी इसको रहने दें, यहाँ से हम रेड को कम कर लेते हैं, ये देखिए। ठीक, ये देखिए इस प्रकार से रेड कम हो गया, रेड कम हो गया मतलब रेड ख़त्म। या फिर हम जो है ग्रीन को कम कर सकते हैं, देखिए ग्रीन ख़त्म, या फिर ग्रीन ज़्यादा ही हो गया तो देखिए ये देखिए, इस प्रकार से जितना आप कर सकते हैं डिटेल में वो आप कर सकते हैं। पेंसिल के थ्रू आप अपनी इच्छा अनुसार देखिए ये पेंसिल से काम कर सकते हैं। ये देखिए इसको ऑटोमेटिक कर दो, और यहाँ पेंसिल की जगह हम ग्राफ का उपयोग कर लेते हैं। ग्रीन के बदले में हम ब्लू लेना चाहते हैं तो ब्लू ले लो, या फिर ब्लू नहीं लेना चाहते हैं, देखिए कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका कर्व, जो कंट्रोल M इसकी शॉर्टकट की है। आप इसका उपयोग करके भी क्या कर सकते हो, यहाँ से मतलब जो अपनी इमेज है उसमें थोड़ी सी आप एडिटिंग कर सकते हो। तो कहाँ मिलेंगे दोनों, न्यू इमेज में एडजस्टमेंट और कर्व, इसके अलावा लेबल भी वहीं मिलेगा। तो इनका प्रैक्टिकल करके भी आप समझा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा डिस्क्राइब शार्पनिंग एंड ब्लरिंग टेक्निक्स। तो शार्पनिंग और ब्लरिंग टेक्निक के अंतर्गत देखें तो सिंपल है, हम टूल के माध्यम से भी यहाँ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा, यहाँ देखिए ब्लर और शार्पन टूल। ब्लर करोगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए इमेज है, इमेज को ब्लर करोगे देखिए आपको ब्लर इमेज नज़र आएगी, देख रहा है। और शार्प करोगे तो इमेज शार्प नज़र आएगी। जैसे मान लीजिए इसको हम शार्प कर लेते हैं, हालांकि बिगाड़ने के बाद इमेज उतनी अच्छी सुधरती नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। ये देखिए कुछ अलग ही पैटर्न हो जाता है। तो हम इसको और शार्प करना चाहते हैं तो देखिए आपको जो है शार्प इमेज देखेगी, देखिए ज़्यादा ही शार्प हो गई है, Ctrl Z कर दो। उसके अलावा और कहाँ से कर सकते हैं, आप फिल्टर में जाओ, फिल्टर में जाकर शार्पनेस में जाओ और यहाँ अनशार्प मास्क कर लो। तो यहाँ से भी आप जो है इमेज को शार्पनेस बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। देखिए इस प्रकार से बढ़ा दोगे तो ज़्यादा ही हो जाएगा, कम कर दो, ये देखिए शार्पनेस थोड़ी सी बढ़ गई है। अगर आप ब्लर करना चाहते हैं तो फिल्टर में जाओ और यहाँ पे ब्लर में जाओ और गॉसन ब्लर या जो भी ब्लर आप लाना चाहते हैं तो गॉसन ब्लर में देखिए आप जो है ब्लर ला सकते हैं। इसका दूसरा तरीका, अब इसको मान लो आपने शेप बनाया, चलिए मैं इसका शेप बना लेता हूँ। चलिए यहाँ से जो है इसको शेप बनाना है, ये देखिए हमने शेप सेलेक्ट कर लिए, और अंदर भी चलो यहाँ शेप सेलेक्ट कर लो और राइट क्लिक करके सेलेक्ट इनवर्स करो, और इसको जो है हम क्या कर लेते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब एक इमेज आपकी पीछे भी आएगी और एक इमेज आपकी सामने भी आ गई, देखिए यहाँ से। तो इसी इमेज को हम जो है ये वाली को Ctrl J कर लेते हैं फिर से, और नीचे वाली इमेज में हम जो है ब्लर अप्लाई कर लेते हैं। फिल्टर में चलते हैं ब्लर, और यहाँ से चलते हैं गॉसन ब्लर, और गॉसन ब्लर कितना लेना चाहते हैं, ज़्यादा ले लो, ये देखिए। तो थोड़ा सा शैडो आपको देखने को मिल जाता है वहीं पे जहाँ आपने इमेज लिया। और अगर चाहते हैं कलर ओवरले वगैरह तो कलर ओवरले में जाओ और आप जो है कलर को चेंज कर दो, कलर को चेंज कर दो, ओपेसिटी वगैरह आप इतनी रखना हो, ठीक है। कलर आप जो है लाइट रखना हो तो लाइट रख दो। तो देखिए इस प्रकार से आप शैडो क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो होती है हमारी ब्लर टेक्निक और शार्पनिंग। तो यहाँ पे आपको जो है शार्पनिंग के शार्पनिंग के अंतर्गत क्या मिल जाएगा, शार्पनिंग एज, इसके बीच में कंट्रास्ट जो है बढ़ाता है, क्लियर और शार्प दिखाई देती फ़ोटो, ओवर शार्पनिंग से इमेज ख़राब हो सकती है। तो यहाँ से अनशार्प मास्क का उपयोग करके आप बता देना। शार्प मास्क है, स्मार्ट शार्पन है, शार्पन टूल है, साथ ही ये जो है आपके अलग अलग प्रकार से देखने को मिल जाते हैं, तो इनको आप समझा सकते हैं। साथ ही ब्लर की अगर बात करो तो ब्लर मतलब सॉफ्ट हो जाता है कॉर्नर। जैसे ब्लर करना है, गॉसन ब्लर करना तो पूरा ही सॉफ्ट हो जाएगा, परंतु कॉर्नर्स वगैरह करना तो ब्लर टूल के माध्यम से हम यहाँ से उपयोग कर सकते हैं। मोशन ब्लर है, गॉसन ब्लर है, इनका उपयोग करना आप बता सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि जो आपका एग्जामिनर है वो थोड़ा सा उसको अच्छा लगे कि भाई आंसर लिखा व्यक्ति ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ नॉइज़ रिड्यूस इन एन इमेज यूजिंग फोटोशॉप। तो नॉइज़ मतलब एक प्रकार से जो इमेज में दिखाई देने वाले छोटे छोटे ग्रेन्स, डॉट्स है, स्पॉट है, उनको हम नॉइज़ बोल सकते हैं। तो नॉइज़ हटाने के लिए भाई सिंपल से हम जो है रीटचिंग टूल यहाँ पे उपयोग कर लेते हैं। ओपन कर लेते हैं हम, पिंपल्स वाली इमेज ओपन कर लेते हैं ताकि आपको जो है पता चल जाए। जैसे हमने ये ओपन करें, अब यहाँ से हम जो है इमेज को हटाना चाह रहे हैं। अभी कितने भी क्रीम लगाए हैं ये तो हटेंगे नहीं, तो हमारे पास में जादू है कि हम जो है हमारे फोटोशॉप से इसको हटा सकते हैं। तो कोई भी अगर बोले कि मुंह में दाग धब्बे हो रहे हैं तो आओ इधर हमारे गोले में फोटोशॉप में हम हटा कर दिखाएंगे। तो हटाना कैसे है, सिंपल,
यहाँ चलो और यहाँ स्पॉट हीलिंग टूल दिख रहा है, तो स्पॉट हीलिंग में जाओगे और थोड़ा सा बड़ा करोगे इसको, यहाँ से आप बड़ा कर लो डायमीटर से, जैसा भी करना। और जहाँ पे आप जो है क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो आजू बाजू के हिस्से को क्या कर लेगा, वहाँ पे लाके फिल कर देगा। देखिए इस प्रकार से जितनी बड़ी जो स्पॉट है उतना ही बड़ा आप क्या करना, जो आपका गोला है वो रखना। अगर ज़्यादा बड़ा गोला रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए इस प्रकार से यहाँ आप जो है छोटा गोला रखो, छोटा गोला रखोगे थोड़ा सा क्लियरिटी देखने को मिल जाएगी। यहाँ देखिए हमने कुछ नहीं करे हैं, सीधे क्लिक करना है। और एक और होता है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ये देखिए, ये देखिए हीलिंग ब्रश टूल रहता है और एक स्पॉट हीलिंग रहता है। अब देखिए हमने एक झटके में सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। कहाँ महीने भर लग रहा है, महीने भर नहीं लग रहा है और ना ही कोई क्रीम लग रही है। उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा क्या कर दो, जो आपका क्या करना है, ये देखिए थोड़ा सा लाइट बढ़ा दो, हाथ में बढ़ा दो, ताकि किसी को पता ना चले कि भाई मुंह बस गोरा कर ली है। आज की डेट में इंस्टाग्राम में जैसे होता है, वो एक पीला कलर का ऐप आता है, आपने देखा ही होगा, स्नैपचैट क्या बोलते हैं उसे। उसमें जो लोग बाग हैं मतलब खेबड़े से दिखते हैं, वो भी उसमें जो है बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगते हैं। तो बहकावे में नहीं आना है, मोबाइल है, मोबाइल में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आजकल डिजिटल जो है युग है, तो थोड़ा सा बचकर रहना है। यहाँ देखिए आपको नॉइज़ ज़्यादातर लो लाइट में फ़ोटो यहाँ देखने को मिल जाती है, हाई आईएसओ कैमरा सेटिंग है, ओल्ड स्कैनर जो है फ़ोटो वो देखने को मिल जाती है। तो क्वालिटी अपग्रेड करना, हम नॉइज़ को हटाना बोल सकते हैं। तो रिड्यूस नॉइज़ बोले तो सिंपल है, हम यहाँ से इसमें फ़िल्टर में जाकर भी नॉइज़ हटा सकते हैं। फाइल यहाँ फ़िल्टर में जाओ, देखो यहाँ नॉइज़ लिखी होगी और यहाँ पे देखो डी नॉइज़ या रिड्यूस नॉइज़ में चलो, तो देखिए यहाँ से आप जो है नॉइज़ की ओपेसिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए यहाँ से स्ट्रेंथ बढ़ाना हो घटाना हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। इसके बाद आप इसको ओके कर देना। तो डायलॉग बॉक्स बनाना नहीं भूलना है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए स्ट्रेंथ है, प्रिजर्व डिटेल्ड है, रिड्यूस कलर नॉइज़ है, शार्पन डिटेल है, ये सारी चीज़ें जो है आपको मेंटेन करना है। गॉसन ब्लर का उपयोग करके आप नॉइज़ हटा सकते हैं। जैसे गॉसन ब्लर करें तो यहाँ चलते हैं और यहाँ ब्लर में चलें, गॉसन ब्लर में चलें, ज़्यादा ब्लर नहीं करना है, ठीक है। जैसे मान लो कोई ज़्यादा ही दिख रहा है कोई चीज़ें डॉट वगैरह, देखिए आप क्लीन रखोगे तो दिखेगा। और थोड़ा सा क्या कर दोगे, गॉसन ब्लर के माध्यम से कर दोगे तो चीज़ें जो है आपकी ब्लरी हो जाएगी, और ब्लरी हो जाएगी तो अच्छी दिखेगी, ठीक है। ज़्यादा ब्लर भी नहीं करना, फिल्टर से ब्लर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लो रिड्यूस रखना है, तो ब्लर हमने कितना करे, अभी कंट्रोल जेड कर देते, अच्छी नहीं दिख रही। बैकग्राउंड नॉइज़ भी हटा सकते हैं, ओल्ड फोटो की क्लीनिंग कर सकते हैं। कैमरा और रॉ फिल्टर से आप नॉइज़ हटाना हो तो उसके लिए आप जो है फ़िल्टर में जाके कैमरा रॉ फिल्टर से हटा सकते हैं। मान लीजिए फ़िल्टर में गए और यहाँ देखिए कैमरा रॉ फिल्टर में गए, तो जो बड़े डीएसएलआर कैमरा होते हैं उनमें रॉ फोटोज़ आती है, रॉ फोटोज़ को लाना है या एडिट करना तो उसके लिए रॉ फिल्टर का उपयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है नेक्स्ट जो है सेलेक्टिव नॉइज़ रिडक्शन भी कर सकते हैं, एडवांस टेक्निक है ये, और जिसके अंतर्गत आपको केवल सेलेक्टिव एरिया नॉइज़ रिडक्शन अप्लाई कर सकते हैं। नॉइज़ रिडक्शन के बाद शार्पनिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, जो क्लियरिटी को वापस लाता है। तो फिल्टर में जाकर शार्पनिंग कर सकते हैं, स्मार्ट शार्पन, इनको आप जो है कंपैरिजन करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ स्पॉट हीलिंग एंड पैच टूल। तो अभी मैंने बताया ना स्पॉट हीलिंग, चलिए मैं जो है एक फ़ोटो ओपन कर लेता हूँ। फ़ोटो ओपन कर लेते हैं और फ़ोटो ओपन करके हम जो है स्पॉट हीलिंग और स्पॉट जो आपका चीज़ें है वो देखने को मिल जाएगी। जैसे ये है, अब यहाँ ये पिंपल्स हटाना है तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम चलेंगे, जो देखिए आपको टूल दिखा स्पॉट हीलिंग और हीलिंग ब्रश टूल और पेज टूल, तीनों को देख लेते हैं। तो स्पॉट हीलिंग तो बहुत ईजी है, इसको थोड़ा सा सर्कल बड़ा करो और जहाँ भी आप क्लिक करोगे वो खुद ब खुद एआई टूल के माध्यम से, बोला एआई है, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो देखिए क्लिक कर दिए, हम सब कुछ कर सकते हैं, मतलब यहाँ से वो चीज़ों को हटा दिया, ये देखिए, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करके अब इसको थोड़ा सा हटाना अच्छे से, तो या तो क्लिक करके हटा दो, ये देखिए क्लिक करके हटा सकते हैं, या फिर कहीं दूसरी एरिया कंट्रोल जेड में कर देता हूँ। अभी इनको मैं हटाना चाह रहा हूँ, कैसे, पेज टूल से। अभी सीधे क्लिक करके हटाए तो पेज टूल क्या करता है, पेज टूल जो भी जगह है आपने सेलेक्ट किया उसको कहीं दूसरी जगह साइड में ले जाकर छोड़ दो, देखो आपका जो सही एरिया है वो आ जाएगा, आ गया। ऐसे ही इसको भी आप जो है सेलेक्ट करो और इसको थोड़ा किनारे में ले जाकर छोड़ दो तो वो सही एरिया ला देता है। ऐसे ही आप जो है इसको लाना चाहते हैं तो ऐसे क्लीन कर दो, थोड़ा थोड़ा करके लाना है, ज़्यादा करके लाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, देखिए, ठीक है। स्पॉट हीलिंग या हीलिंग ब्रश से भी इसको हम जो है हटा सकते थे, ये देखिए, ठीक है। यहाँ से हमने थोड़ा थोड़ा करके इसको हटा दिए, ये देखिए, थोड़ा सा
किसी को फील ना हो कि हमने हटाया है, एडिटिंग करें हैं। इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा करके हटाना, और बाद में आप जो है डस्ट टूल से क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा लाइटनेस या डार्कनेस जो भी आपको करना है वो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। चलिए मैं इसको जो है स्पॉट हीलिंग से हटाकर सॉरी यहाँ पे हीलिंग ब्रश से हटाकर बताता हूँ। इसको हम कर देते हैं फाइल मेनू में जाके रिवर्ट, रिवर्ट करें जैसे कि वैसे आ गया। हम चलते हीलिंग ब्रश, और हीलिंग ब्रश में क्या होगा, हीलिंग ब्रश में क्या होता है कि जो साइड वाला एरिया है उसको अल्टर के साथ पहले क्या करना पड़ता है, ड्रैग, और उसके बाद दूसरी जगह पे लाकर छोड़ना पड़ता है। तो देखिए यहाँ से हमने जो है इसको भी लाए और इसको भी छोड़ दिए। ये देखिए यहाँ से इसको लाना है तो भाई इसको भी छोड़ दिए यहाँ से, और यहाँ से इसको देखिए हमने ऐसे करके धीरे धीरे करके इसको भी लाकर, ये देखिए इधर वाले एरिया से लेकर आना है। ये देखिए धीरे धीरे करके हम जो है ऐसे यहाँ से ये वाला एरिया लाना है। ये देखिए ऐसे ऐसे करके हम जो है थोड़ा थोड़ा करके डिस्ट्रक्टिव जो भी आपके ख़राब एरियाज़ होते हैं उनको हम हटा सकते हैं। तो ये हो जाते हैं आपके स्पॉट हीलिंग, पेज टूल और हीलिंग ब्रश टूल। तो ये फ़ोटो की रीटचिंग के लिए यहाँ पे काम आते हैं। जितना भी डिफेक्ट होते हैं, ठीक, इम्परफेक्शन होते हैं, सारी चीज़ों को हटाता, जैसे पिंपल्स है, स्पॉट है, स्क्रैचेस वगैरह हो सकते हैं, स्टैंड हो, रिंकल्स है, ये सारी चीज़ें। तो स्पॉट हीलिंग, पेज टूल ये रीटचिंग के लिए ज़्यादा उपयोग किए जाते हैं। तो मैंने बताया स्पॉट हीलिंग बोले तो सीधे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली ठीक कर देगा, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। परंतु जो पेज टूल है उसमें आपको सेलेक्ट करना होता है और इस एरिया को ले जाकर अच्छी जगह में छोड़ना होता है, तो ऑटोमेटिक ये जो है आपका सही कर देता है। इसके बाद एक हीलिंग ब्रश भी है जो आपका कहीं दूसरी अच्छी जगह को लाकर यहाँ छोड़ता है, तो दोनों को आप जो है समझा सकते हैं। यहाँ 2 पूछा गया है, हमको जो है 3 देख लिए हमने। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट यूनिट की। नेक्स्ट यूनिट में क्या देखने को मिल जाता है, 4th यूनिट में क्रिएटिव एडिटिंग। मतलब इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन मिलेगा व्हाट आर फिल्टर्स एंड इफेक्ट्स। ठीक है, तो इफेक्ट्स एंड फिल्टर को समझाइए। तो भाई सिंपल सी बात है, फिल्टर और इफेक्ट एक आर्टिस्टिक या अट्रैक्टिव बनाना पड़ता है इमेज को, उसके लिए ये ज़रूरत पड़ जाती है। स्मूथ, शार्पनेस, आर्टिस्टिक लुक देना हो, क्रिएटिव एडिटिंग करना हो, तो उसके लिए हमको फ़िल्टर्स और इफेक्ट की ज़रूरत पड़ जाती है। ये प्री डिफाइन हो जाते हैं। तो फ़िल्टर क्या होते हैं भाई, फ़िल्टर जो होते हैं इमेज पर प्री डिफाइन इफेक्ट हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ ये फ़िल्टर, ये इमेज हटा देते हैं, इसमें हम जो है फ़िल्टर लगाना चाहते हैं। तो इसमें लगाना है तो भाई सबसे ऊपर जैसे हमारा जो शेप है उसको हटा देते हैं अभी, और यहाँ जो है हम सबसे ऊपर एक फ़िल्टर लगाना चाहते हैं। फ़िल्टर में गए और फ़िल्टर में देखो आपको बनी बनाई फ़िल्टर गैलरी मिल जाती है। पहले तो हमने देख ली ब्लर लगाना हो तो फ़िल्टर हम उपयोग कर लेते हैं। ब्लर गैलरी में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। आपको क्या मिल जाएगा रेंडर में, जैसे लाइट लेंस फ्लेयर मिल जाता है। लेंस फ्लेयर में जाओगे तो आपको जो है क्या चीज़ें मिलेगी, जो अब सूर्य से आने वाली रोशनी वाली इफेक्ट हो जाती है कि नहीं, वैसी चीज़ें देखने को मिल जाएगी लेंस फ्लेयर में। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करो, लेंस फ्लेयर में इसको थोड़ा सा इधर कर दो और इसका जो इफेक्ट है वो आप बढ़ा दो। तो यहाँ देखिए आपको सूर्य से आने वाली रोशनी जैसी फीलिंग आ रही, पर हमारे पास में इमेज बहुत सारी है, इसको हम पूरी लेयर को हटा देते हैं। अब इस लेयर में या फिर इसको हम जो है इसको हटा दो और नेचुरल वाली कोई चीज़ें लेके आओ। नेचुरल वाली चीज़ें बोले तो यहाँ पे ये वाली, इसमें हम सूरज की रोशनी दिखाना चाह रहा है, तो फिल्टर में चलेंगे और यहाँ चलेंगे हम कहाँ, रेंडर में, और यहाँ पे लाइटनिंग इफेक्ट में चलना हो तो लाइटनिंग इफेक्ट में लगा सकते हैं। हालांकि अपने को लाइटनिंग इफेक्ट नहीं लगाना है। देखिए यहाँ इसको हम जो है क्लोज़ कर देते, हटा दो। ठीक है, इसको हम जो है कैंसिल कर देते हैं और कैंसिल करके हम चलते हैं ये लेंस फ्लेयर ही लेते हैं। रेंडर में जाकर लेंस फ्लेयर, और लेंस फ्लेयर में हम जो है इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं और यहाँ जाकर ये देखिए, मतलब इधर से रोशनी आ रही है और यहाँ कहीं पड़ रही है, या फिर जैसा भी आपको रखना है आपकी मर्जी। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से जो लाइट है वो टकरा कर वापस आ रहा है, इसको नीचे भी रख सकते थे आप। तो ये फ़िल्टर है, फ़िल्टर में फ़िल्टर गैलरी भी है। इसको मैं कंट्रोल जेड करूँ, फ़िल्टर गैलरी में जब जाओगे तो फ़िल्टर गैलरी में आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। देखिए यहाँ देखिए क्लिक करो, ऑटोमेटिक चीज़ें जो है बनी बनाई मिल जाएगी। देखिए ये देखिए फिल्म ग्रेन, ओके करो तो ये फिल्म ग्रेन जो है अप्लाई हो गया। फिर से चलो फ़िल्टर गैलरी में, यहाँ से देखिए तो यहाँ से आपको ब्रश स्ट्रोक देखने को मिल जाएंगे। ब्रश ये देखिए आपको डिस्टॉर्ट है, स्केच वगैरह मिल जाएगा, स्टाइलिश है, टेक्सचर है। यहाँ देखिए इसमें आपको जो है चीज़ें मिल जाएगी, ये आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हैं। देखिए यहाँ ध्यान से ये इमेज बनी बनाई पहले से बने बनाए फॉर्मेट में अप्लाई हो चुकी है। तो यहाँ पे फ़िल्टर जो हो जाते हैं फ़ोटोशॉप में, फ़िल्टर ऑटोमेटिक हो जाते हैं, मीनू से कर सकते हैं। मतलब रिक्वायर फ़िल्टर को हम सेलेक्ट करेंगे और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। तो फ़िल्टर गैलरी से भी हम कर सकते हैं, ब्लर लगा सकते हैं, शार्पनेस बढ़ा सकते हैं फ़िल्टर के माध्यम से, नॉइज़ बढ़ा सकते हैं, आर्टिस्टिक फ़िल्टर है। इसके अलावा इफ़ेक्ट क्या होते हैं, तो लेयर में हम जो है बहुत सारे इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। कैसे,
हम जो है यहाँ पे क्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए लेयर लिए, इस लेयर में हम जो है ड्रॉप शैडो लगा सकते हैं। कैसे, ये देखिए नीचे लेयर में एफेक्ट्स में जाओगे, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाओगे और ब्लेंडिंग ऑप्शन में आपको मिलेंगे बीवल्स, या फिर आप लेना चाहते हैं क्या स्ट्रोक, स्ट्रोक लेना चाहते हैं, स्ट्रोक कितना रखना है वो भी आप रख सकते हैं। इसके अलावा इनर शैडो ले सकते हैं, इनर शैडो भी आप ले सकते हैं। देखिए इनर शैडो कितनी रखना चाह रहा है, आप इसकी आउटलाइन को क्या करो, जो आउटलाइन है पहले से उसको हम कर लेते हैं 0, ताकि थोड़ा अच्छे से क्लियर हो। और फिर से चल लेते हैं एफेक्ट्स में, और यहाँ चल लेते हैं हम ब्लेंडिंग ऑप्शन में, और यहाँ इनर शैडो में चलते हैं। इनर शैडो में जैसे जैसे आप बढ़ाओगे देखिए थोड़ा सा ग्लॉसी वाली फीलिंग आ जाएगी। ठीक है, यहाँ कंट्रोल टूल भी ले सकते हैं, टेक्सचर ले सकते हैं, देखिए टेक्सचर में अलग वाली फीलिंग आ जाएगी यहाँ देखिए। ठीक है, इनर बेवल लेना है या फिर आउटर लेना है तो वो आपके ऊपर है, इनर ले लो, इनर में ठीक रहेगा। इसके अलावा इनर ग्लो ले सकते हैं अगर लेना तो, स्टैंड लेना है, नहीं लेना इसको हटा दो। कलर ओवर ले सकते हैं कि भाई उस कलर के ऊपर एक और कलर आप लाना चाहते हैं तो कलर ओवर ले। इसके अलावा ग्रेडियंट लेना है, आप मल्टीपल कलर चाहते हैं तो यहाँ से भी आप कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए यहाँ से मल्टीपल कलर, कलर की ओपेसिटी क्या रखना है वो भी आप रख सकते हैं, मतलब पिछला कलर और ये कलर मिलकर कोई नया इफेक्ट बनाए। फिर ब्लेंडिंग ऑप्शन में चलें और यहाँ से आप जो है पैटर्न चेंज कर सकते हैं, नहीं करना। आउटर ग्लो कर सकते हैं, नहीं करना। ड्रॉप शैडो करना है, ड्रॉप शैडो भी आप कर सकते हैं। जैसे ड्रॉप शैडो कितनी दूर चाहिए, ये देखिए कितना स्प्रेड होना चाहिए और उसका साइज़ क्या होना चाहिए वो भी आप जो है यहाँ से बता सकते हैं। तो इस प्रकार से जो इफ़ेक्ट है वो आप दे सकते हैं लेयर स्टाइल में। ठीक है, ड्रॉप शैडो, आउटर ग्लो, बीवल्स है, एम्बोस है, सारी चीज़ें कैसे देना है वो मैंने बताया। कलर इफेक्ट में भी दे सकते हैं। ठीक है, लाइटनिंग इफेक्ट देना है, ग्लो इफेक्ट दे सकते हैं, स्पॉट लाइट इफेक्ट दे सकते हैं, पोस्टर में लाइट देना हो, क्रिएटिव पोर्ट्रेट बनाना हो तो उसके लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन टेक्स्ट बी एडेड मॉडिफाइड। तो टेक्स्ट में वर्किंग पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम चलते हैं यहीं पे। तो यहाँ हम जो है टी टूल, देखिए टी मतलब टी टूल को हमने यहाँ पे लाए और यहाँ जो है हम कंट्रोल के साथ एन कर लेते हैं। तो कंट्रोल के साथ एन करें, यहाँ पे नया इमेज ले लिए। तो टेक्स्ट दो प्रकार से वर्क करता है, एक तो क्लिक कर दो, तो क्लिक कर दो तो क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट टेक्स्ट आ जाएगा जिसमें आप लिख सकते हैं हेडिंग फॉर्मेट में। और हेडिंग फॉर्मेट में कैसे, आप कंट्रोल टी करोगे तो देखिए इस प्रकार से आएगा जिसको हम एडिट कर सकते हैं। अब एडिट कैसे कर सकते हैं, तो उसके पहले हम जो है एक टूल और देख लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल टूल में ही आप अगर माउस के थ्रू ड्रैग कर खींचे लाओगे तो आप देखिए यहाँ पैराग्राफ फॉर्मेट में आएगा। तो दो प्रकार से टूल काम कर लेता है, एक आर्टिस्टिक और एक पैराग्राफ। तो आर्टिस्टिक टूल जो है मुख्य रूप से हेडिंग के लिए उपयोग किया जाता है, और पैराग्राफ बॉडी कुछ मटेरियल लिखना है तो उसके लिए आपको इस प्रकार से पैराग्राफ टूल की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इनको फॉर्मेट हम कर सकते हैं। तो फॉर्मेट करने के लिए आपको जाना पड़ता है कहाँ पे, टेक्स्ट टूल, जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसमें हम सीधे चलते हैं कहाँ पे, विंडोज़ में, और यहाँ चलते हैं कैरेक्टर में। कैरेक्टर में चले तो इस प्रकार से आपको टेक्स्ट प्रॉपर्टी नज़र आ रही है, सभी को दिख रही होगी। तो यहाँ से हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, मान लीजिए आपको हिंद फ़ॉन्ट चाहिए तो आप हिंद कर सकते हैं। ठीक है, उसका हिंद का कौन सा वेरिएंट चाहिए, ये फ़ॉन्ट फैमिली है तो इसमें मीडियम चाहिए, या फिर आप जो है सेमी बोल्ड चाहते हो। इसके बाद यहाँ से साइज़ घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे साइज़ घटाएंगे बढ़ाएंगे तो लाइन का गैप भी आप घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, बाकी चीज़ें आप जो है देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो आपका स्पेसिंग होती है वो आप कर सकते हैं। ये देखिए कर्निंग स्पेसिंग है, कलर चेंज करना हो तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा इटैलिक करना हो, जो आपका सुपर स्क्रिप्ट है, मतलब एक प्रकार से फुल कैप्स है, ऑल कैप्स, स्मॉल कैप्स जो भी है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट है, अंडरलाइन है, स्ट्राइक है, ये सारे काम कर सकते हैं। तो इनमें आप वर्किंग समझा देना, पूरी पूरी स्टेप बता देना जो जो हमने करे हैं, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार का विंडो बनाना नहीं भूलना है, और जो भी आप लिखोगे उसको एक प्रकार से इमेज के फॉर्म में दर्शा देना है। तो जो भी हमने काम करे हैं वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ बड़ा साइज़ में क्या लेंगे, हैप्पी बर्थडे, और सेल जो है 50% ऑफ। ठीक है, टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, ऑप्शन बार से सारी चीज़ों से चेंज हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हमको यहाँ से चेंज नहीं करना, तो यहाँ भी देखिए वही चीज़ें देखने को मिल जा रही है जो हमको यहाँ मिली थी। यहाँ अलाइनमेंट भी एक ऑप्शन मिल जा रहा है, देखिए इस प्रकार से, ये देखिए। ठीक है, इसमें एक चीज़ और मिल जाती है कि हमको जो टेक्स्ट है ये वाले टेक्स्ट को हम जो है वॉर्प कर सकते हैं। वॉर्प मतलब क्या हो जाता है, इस प्रकार से अगर आर्क बनाना हो तो आप जो है वॉर्प टूल का उपयोग कर लग सकते हैं। चलिए यहाँ हम बात कर लेते हैं आप किसकी, जैसे स्टाइल अप्लाई करना हो तो स्टाइल में जो है आप टेक्स्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आपने किस में करे थे, शेप में। तो यहाँ पे जाके आप स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। देखिए
मान लीजिए ड्रॉप शैडो लाना है तो ड्रॉप शैडो आप ला सकते हैं भाई। स्प्रेड कितना रखना है तो उसको आप जो है इस प्रकार से स्प्रेड रख सकते हैं। देखिए ड्रॉप शैडो आ गई। आप स्ट्रोक लाना चाहते हैं, देखिए जैसे हमने उसमें लाए थे शेप में, वैसे हम सारा काम कर सकते हैं जैसे कि उसमें करे थे। एक काम और है, विंडोज़ में जाना और यहाँ एक स्टाइल नाम का एक पैलेट मिलेगा। देखिए स्टाइल नाम का पैलेट मिल रहा है और इसमें आपको बनी बनाई कुछ स्टाइल्स नज़र आ रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ नेचुरल में चले, क्लिक करो तो क्लिक करते बराबर देखिए जो टेक्स्ट है उसमें फॉर्मेट हो चुका है। तो ये भी कुछ अच्छा तरीका है अगर बनी बनाई है तो। ठीक है, न्यू स्टाइल आप बना सकते हैं खुद की, अगर आपको डेली बेस पे लग रही है तो। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लेना। ये देखिए इसके बाद आप जो है फैब्रिक, ये देखिए यहाँ से दिख रहा है। तो इस प्रकार आप जो है इसका उपयोग कर सकते हैं स्टाइल्स का। चलिए आगे चलते हैं। ड्रॉप शैडो वगैरह कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं और आप जो है स्टाइल का उपयोग रेडीमेड भी कर सकते हैं। टेक्स्ट का कलर और अलाइनमेंट हमने देख लिए, वार्पिंग ऑप्शन देख लिए। उसके बाद ट्रांसफॉर्म करना हो, ट्रांसफॉर्म बोले तो सिंपल सी बात, कंट्रोल टी करे तो इसको हम जो है रोटेट कर सकते हैं। राइट क्लिक करोगे तो देखिए यहीं से आप स्केल, रोटेट, वॉर्प, यहाँ फ्लिप हॉरिजॉन्टल, देखिए इस प्रकार से आप जो है क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसको हम जो है शैडो बनाना चाह रहे हैं तो हम जो है इसको कंट्रोल मतलब जो है इसको डुप्लीकेट करें। डुप्लीकेट करो कंट्रोल जे से, मान लीजिए एंटर करें हमने और इसी को हम कर लेते हैं डुप्लीकेट। और डुप्लीकेट करने के बाद कंट्रोल टी करें, राइट क्लिक करें और इसको कर देते हैं वर्टिकल। और वर्टिकल करने के बाद हम जो है इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से शैडो बनाना चाह रहे हैं ऐसे। और इसको कर देते हैं गॉसन ब्लर। गॉसन ब्लर या फिर आप जो है इसको ग्रेडियंट फिल दे दो। मान लीजिए यहाँ पे हमने ग्रेडियंट फिल दे दिए। ठीक है, इसमें ग्रेडियंट नहीं देना है, इसमें ग्रेडियंट ओवरले देना है या फिर इफेक्ट। ये देखिए ग्रेडियंट ओवरले में गए और यहाँ पे जाके हम जो है सीधा ब्लैक वाले को ऐसे सिलेक्ट कर लो। ठीक है, इसमें बहुत सारे इफेक्ट हो गए इसलिए नहीं कर रहा काम। बाकी हम फिल्टर लगा सकते हैं, ब्लर, ब्लर में जाएं और गॉसन ब्लर में जाए, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ से जाके हम जो है क्या कर सकते हैं, इसको जितना हम ब्लर करना चाहते हैं वो कर दें और ऐसे शैडो वाली फीलिंग आ जाएगी। और इस शैडो को क्या कर देते हैं, थोड़ा सा ओपेसिटी कम कर देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये जो शैडो है वो आपकी देखने को मिल जाएगी। देखिए तो ऐसे हम जो है शैडो बना सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट प्रैक्टिकल आप बता सकते हैं पूरा लाइन बाय लाइन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मिल जाता है एक्सप्लेन मास्किंग। मास्किंग क्या है भाई, सिंपल सी बात है। जैसे मान लीजिए टाइगर महोदय है, टाइगर नहीं लॉयन है। ठीक है, लॉयन है, लॉयन के पीछे द लॉयन लिखना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, मास्किंग लगाना होता है। जबकि देखिए अगर इरेजर टूल से हम हटा दें, देखिए ये जो टेक्स्ट है वो इरेजर टूल के माध्यम से भी हट जाएगा अगर उसको रास्टराइज कर लेते हैं। पर मान लो अगर हमको बाद में एडिटिंग करना तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसके लिए हम जो है एक लॉइन की फ़ोटो लेकर आते हैं। लॉइन रखा होगा हमारा, देखिए कहीं ना कहीं लॉइन रखा होगा। यहाँ चलते हैं और हम जो है, चलिए लॉइन नहीं लाते हैं हम, नॉर्मल में एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, एक इमेज ओपन करते हैं कोई भी और इस इमेज के पीछे या फिर यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ हमको वॉलपेपर लिखना है। कहाँ लिखना है, यहाँ पे। चलिए हम जो है वॉलपेपर लिख देते हैं। यहाँ लिख देते हैं हम वॉलपेपर। और वॉलपेपर के जो फ़ॉन्ट है थोड़े से क्या कर देते हैं, हाँ, हैवी कर देते हैं और यहाँ से इटैलिक को हटा देते हैं। ठीक है, और अच्छा और थोड़े डार्क कर दो। जैसे इम्पैक्ट नाम का फ़ॉन्ट होता है ना, इम्पैक्ट फ़ॉन्ट के माध्यम से हम इसको डार्क कर देते हैं और इसको जो है हम कंट्रोल टी से क्या कर लेते हैं, बड़ा। ठीक है, और यहाँ जाकर हम जो है क्या कर लेते हैं, थोड़ा और छोटा करो और यहाँ जाकर हम जो है इसका कलर बदल देते हैं। जैसे ये है, इसका कलर बदल दो, ब्लैक कर दो। अब हम चाह रहे हैं इसका चेहरे में जो आ रहा है, चेहरे में, तो चेहरे में वॉलपेपर का जो टेक्स्ट है वो ना दिखे। अच्छा देखिए इसके पीछे ले जाना तो पीछे ले जा सकते हैं, परंतु पीछे बैकग्राउंड लेयर है, ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो हम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे मास्किंग। कहाँ से अप्लाई करते हैं भाई, लेयर में जाना है, लेयर में नीचे मास्किंग नज़र आ रहा है, ये वॉलपेपर के ऊपर क्लिक करें, लेयर में मास्किंग पर क्लिक करें। आप देखिए यहाँ पे मेन लेयर पे काम नहीं हो रहा, उसके ऊपर एक चेहरा लग गया है, मास्किंग। अब आपको ध्यान देना है ब्रश टूल का। तो ब्रश टूल में आपको अगर सेलेक्ट है, क्या मान लो वाइट सेलेक्ट है, तो आपको ध्यान रखना है। जैसे आप इसके लिए नॉर्मल ब्रश ब्रश ले लो, जैसे ये देखिए सॉलिड ब्रश ले लिया अपन ने, या फिर स्ट्रोक वाली ले सकते हैं। तो हमने देखिए वाइट रखे हैं तो वाइट में क्या हो रहा, नहीं हट रहा, तो वाइट में जो है वापस आता है। तो हम इसको जो है देखिए यहाँ पे एक बटन दिया है, स्विच कर दो। तो देखिए अब जो है आपका चीज़ें हटने लगी है। ये देखिए अभी परमानेंट नहीं हटी है, क्या करना है, धीरे धीरे करके हटाना, ताकि आप जो है, ये देखिए यहाँ से मान लो कोई चीज़ ज़्यादा हट जाती है, देखिए ज़्यादा हट गई तो उसको वापस भी लाएंगे हम अभी। ये देखिए ठीक है, ये हट गई ज़्यादा, अब इसको वापस ले आएंगे हम धीरे से। ठीक है, ये हटा दो और इधर से भी क्या कर दो, यहाँ से भी हटा दो। ये देखिए हटा दिए।
अब इसको हम जो है वापस लाना चाहते हैं, और तो इसके लिए हम इसको फिर स्विच करेंगे, यहाँ बाइट लेकर आएंगे, और बाइट लेकर आएंगे तो देखिए जहाँ जहाँ आपको लाना था वो आपको क्या मिलेगी, यहाँ से देखिए, ये देखिए। इसको और जो है थोड़ा छोटा कर लो ताकि अच्छे से आप जो है मास्किंग कर पाओ। ठीक है, यहाँ से भी आप जो है वापस लाना चाहते हैं, ये देखिए ले आए। इधर से भी आप वापस लाना चाहते हैं, इधर किनारे से। उसके बाल नहीं काटना है, ध्यान रखना ये चीज़ें। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ले आए ये। ठीक है, तो ये काम हम कब कर सकते हैं, ये काम हम जो है जब तक हमारी फ़ोटो है तब तक हम पूरा काम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम उपयोग कर लेते हैं क्या, मास्किंग। समझ में आ रहा होगा आपको, मास्किंग मतलब एक चेहरा लगाना हमारे ऊपर। ठीक है, तो उसको बोल देते हैं मास्किंग। यहाँ भी ले आते हैं हम, ये देखिए ये। ठीक है, और आप सफाई से करोगे तो थोड़ा और अच्छा फीलिंग आएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ से हम जो इसको भी लेकर आ जाते हैं यहाँ से, और ये भी ले आते हैं, ये देखिए। यहाँ से अगर लाना तो यहाँ भी है आपका, ये देखिए। चलिए इतना तो हो गया है। अब ध्यान से देखिए, जब हम बड़ा करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो पीछे चला गया है। ठीक है, जबकि पीछे नहीं गया है, वो गया कहाँ पे, वो इरेज हुआ है। पर इरेज ऐसा नहीं हुआ परमानेंट, वो मास्किंग के थ्रू इरेज हुआ है। ठीक है, मास्किंग के थ्रू इरेज करने का फ़ायदा ये होता है कि हम बाद में कभी भी भविष्य में उसको फिर से क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत सारी लेयर हो गई तो हम अंडू तो कर नहीं सकते हैं, तो इरेज हो जाएगा तो दिक्कत होगी, तो हम मास्किंग की सहायता से उसको वापस ला सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर आप ऐसे करोगे तो देखिए ये दिखेगा। तो मास्किंग अगर ऑन ऑफ करना तो राइट क्लिक करो, देखिए डिसेबल मास्किंग करोगे तो ये हट जाएगा, और इनेबल करोगे तो ये ऐसा दिखने लगेगा। तो मास्किंग आपको समझ में आ गया। ओरिजिनल इमेज पे कोई काम करना है तो ओरिजिनल तो सेफ रहती है, पर जो बाकी की चीज़ें वो हट जाती है। तो हम लेयर मास्क कर सकते हैं सेलेक्टिव एरिया में। ठीक है, इसके अलावा आप क्लिपिंग मास्क कर सकते हैं, जो मैंने पहले भी बताया, राइट क्लिक करके क्लिपिंग मास्क करना हो या वेक्टर मास्क करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं सेलेक्ट करने के बाद। इसके साथ ही आप उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनाकर दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके फ़ायदे वगैरह बता देना तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसके बाद है राइट द स्टेप्स ऑफ बैकग्राउंड रिमूवल एंड रिप्लेसमेंट। जो हम फ़ोटोशॉप की अगर बात करें तो फ़ोटोशॉप में अलग अलग प्रकार से बैकग्राउंड हम हटा सकते हैं। तो चलिए एक इमेज ओपन कर लेते हैं। फ़ोटोशॉप में बैकग्राउंड हटाने के अलग अलग जो है आपकी स्टेप्स हो सकती हैं। जैसे हम यहाँ चले इमेज में, तो हमको फ़ोटोशॉप जो है बहुत सारे टूल्स देता है बैकग्राउंड हटाने के। सबसे पहले देखिए आपको मिल जाता है यहाँ पे कौन सा, लेसो टूल। तो लेसो टूल के माध्यम से हम जो है सेलेक्ट करके, जैसे मान लीजिए हम यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो सेलेक्ट कर लेंगे देखिए इतना, पर जो बचा एरिया है वो कौन सेलेक्ट करेगा। देखिए इतना भाग हमने सेलेक्ट कर लिए, इतना। अब इसमें हम चाहते हैं कि जो बाकी का बचा एरिया वो भी आ जाए, तो उसके लिए हम सीधे चलते हैं कहाँ पे, सेलेक्ट में, सेलेक्ट एंड मास्क में चलते हैं। और यहाँ पे आपको जो एरिया दिख रहा है उस पर भी आपको क्या करना है, अल्टर के साथ या माइनस कर दो, और माइनस करके आप जो है वहाँ पे क्या चलाना, आपको टूल चलाना है। देखिए टूल चलाओगे तो जो एरिया सेलेक्ट नहीं था वो भी आपका सेलेक्ट हो चुका है। बड़ा करके आप चाहे तो इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो एरिया आपका सेलेक्ट नहीं हुआ था। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लो। उसके बाद इधर भी चाहिए तो देखिए इधर भी आप जो है जो एरिया सेलेक्ट करना है वो आपने सेलेक्ट कर लिया ऐसे। अब देखिए यहाँ ये देखिए वापस से पूरा इधर तक सेलेक्ट हो चुका है। अब हमारी सिर्फ इमेज दिख रही है। इमेज नीचे जो है आप देखिए, ये देखिए ये वाला जो भाग जो हट गया था वो आपको लाना वापस। अब ओके कर दो। ओके कर दोगे देखिए जितना भाग हमारा सेलेक्ट हो गया, और आप जो है कंट्रोल सी करो, और आप जो है क्या कर सकते हैं, एक न्यू इमेज या फिर ओपन कर लो। ओपन कर लो एक इमेज नेचुरल वाली, और यहाँ लाके पेस्ट कर दो। तो हमने सिंपल जो है किसके माध्यम से हटाए, लेसो टूल के माध्यम से रिमूव करे हैं बैकग्राउंड को। ये देखिए हट गया। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका कंट्रोल डी करे फिर से डिसेलेक्ट, और इसमें आप जो है पॉलीगनल लेसो टूल से भी कर सकते हैं, जैसे हमने एक बार क्लिक करके करे हैं। और वही प्रोसेस फिर से अपनाना आपको, जो मैंने पिछला सेलेक्ट एंड मास्क में बताया था। कहाँ पे, सेलेक्ट एंड मास्क। ठीक है, और यही चीज़ आपको किस में करना है, ये चीज़ करना है मैग्नेटिक टूल में। अब मैं दूसरी चीज़ बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आप चलोगे तो यहाँ पे आप जो है आपको देखने को मिल जाएगा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। सीधे आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो ऐसे, तो जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए पूरा सेलेक्ट हो गया, और इसको कॉपी करके आप ले जा सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, कॉपी करो और कहाँ ले जाओ, नए में ले जाकर पेस्ट कर दो। देखिए ये आ गया इमेज। उसके बाद फिर चलो कहाँ पे, इसमें आप चलोगे जो हमारी इमेज है उसमें फिर चलो, और फिर चलने के बाद आप जो है क्या कर सकते हैं, कंट्रोल डी करो, और यहाँ चल के आप जो नेक्स्ट क्विक सिलेक्शन से भी क्लिक करते रहो।
तो क्लिक करते रहो तो देखिए जो इमेज का भाग है वो सेलेक्ट हो गया। अल्टर के साथ आप जो हटाना चाहते हैं वो हटा दिए और कॉपी करके हम इसको ले जाकर फिर से रख सकते हैं। नेक्स्ट जो तरीका है वो है मैजिक टूल, मैजिक बैंड। क्लिक करोगे तो हो जाएगा, परंतु जो चीज़ें डार्क है वो नहीं होगी। देखिए ध्यान से इधर देखिए, डार्क वाली चीज़ें नहीं हो रही, तो उसके लिए आप टॉलरेंस बढ़ा देना। यहाँ टॉलरेंस 30 है तो उसको 50 कर देना, 60 कर देना, हो जाएगा। एक और चीज़ है, देखिए यहाँ आप जाओगे इसमें तो आपको प्रॉपर्टीज़ नज़र आएगी। प्रॉपर्टीज़ लाने के लिए सबसे पहले आपको बैकग्राउंड को अनलॉक करना पड़ेगा। अनलॉक कर दिए, फिर आप जाओ कहाँ, विंडोज़ में, और यहाँ जाओ प्रॉपर्टीज़ में। देखिए प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही क्या, कहाँ दिख रही, देखिए इसकी प्रॉपर्टीज़ ये दिख रही। प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा रिमूव बैकग्राउंड। जैसे आप क्लिक करोगे रिमूव बैकग्राउंड तो वो देखिए एआई टूल के माध्यम से खुद ब खुद बैकग्राउंड को हटा दिया है। तो कुछ इस प्रकार से हम बैकग्राउंड को हटा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इमेज को ओपन करके सब्जेक्ट को सेलेक्ट बैंड टूल के माध्यम से, मैजिक बैंड टूल के माध्यम से हटा सकते हैं। रिफाइन कर सकते हैं एज को सेलेक्ट एंड मास्क के माध्यम से, लेयर मास्क अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपको न्यू बैकग्राउंड लेना, अरेंज, सारी चीज़ें आप जो है ये अपने हिसाब से आप बैकग्राउंड बदल कर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चले हम तो आगे आपको क्वेश्चन मिल जाता है, डिस्क्राइब कोलाज एंड कंपोजिशन मास्किंग मेकिंग इन फोटोशॉप। तो मान लीजिए हमको ऐसी इमेज बनाना है, तो सिंपल है भाई, हम सभी इमेज को बंद कर देते हैं। देखिए यहाँ ढेर सारी इमेज हमको एक साथ लाना है, तो कंट्रोल ओ करो। हम एक देखिए इस प्रकार से हम एक बड़ी इमेज ले लेते हैं, फाइल मेनू में चलते हैं, न्यू इमेज लेते हैं और यहाँ एक बड़ी इमेज ले लो। प्रिंट में चलते हैं और प्रिंट में चल के देखिए आपको A3 वाला एक पेज ले लेना है और A3 में आपको सारी इमेजेस को रखना है, तो आड़े में रखना है। तो आप इमेज साइज़ में जाओ, मतलब इमेज में रोटेशन 90 डिग्री क्लॉकवाइज कर दो। अब यहाँ हम एक एक इमेज लाना चाहते हैं, तो हम जो है ओपन करते हैं, एक इमेज लाते हैं ये वाली, और इस इमेज को उठाकर इसमें ले जाकर छोड़ दो ऐसे, और इसको ले जाकर ऐसे फिट कर दो। ठीक है, फिट करते रहना, कोई दिक्कत नहीं। और स्ट्रोक वगैरह देना, लेयर स्टाइल अप्लाई करना है, इसको यहाँ रख दो, ये इधर देख रही तो इधर नहीं दिखाना, उल्टे साइड देखना लगेगा। यहाँ इसको क्लोज कर दो, फिर से कंट्रोल ओ करो। कंट्रोल ओ करके आप जो है क्या कर सकते हैं, एक इमेज ओपन कर लो फिर से, ये देखिए ये इमेज, इसको भी उठाओ मूव टूल के माध्यम से, इसको उठा के यहाँ रख दो। ठीक है, इसको जो है थोड़ा सा बड़ा कर दो, और बड़ा करने के बाद आप जिसको भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आपको बार बार करते रहना है। बार बार करते रहोगे तो सारी चीज़ें आपको क्या होगा, यहाँ पे कोलाज टाइप, मतलब मल्टीपल फ़ोटो एक साथ आप रख सकते हैं। तो ऐसी फ़ोटो ला कर रखना है, कोई दिक्कत नहीं, आप बनाकर देख लेना। पोस्टर, ग्रीटिंग कार्ड, सोशल मीडिया पोस्ट आदि चीज़ों के लिए मल्टीपल चीज़ें हम बना सकते हैं। कंपोजिशन का मतलब हो जाता है कि मान लीजिए आपको एक ऐड बनाना है बर्गर का, समोसे का, या जो भी चीज़ों का। तो इन चीज़ों के लिए आप जो है यहाँ पे एक टेक्स्ट लोगे, उसमें आप जो है जो टेक्सचर है वो इफेक्ट अप्लाई करोगे, ये टेक्स्ट लिखोगे, यहाँ आप एक इमेज ला कर रखोगे, ये देखिए इस प्रकार से एरो निकाल कर लगाओगे, यहाँ कस्टम शेप बनाकर फिल करोगे और ये आपका बन जाएगा कंपोजिशन। ठीक है, कंपोजिशन मतलब एक ऐड बन जाएगा सोशल मीडिया का पोस्ट। तो कैनवास मतलब एक न्यू इमेज तैयार कर लेना है। ठीक है, जो भी आप लेना चाहते हैं, इमेज इंपोर्ट करो, प्लेस करो, एम्बेडेड करो, प्लेस एम्बेडेड, और उसके बाद इमेज को अरेंज करना है मूव टूल के माध्यम से, लेयर मास्क, ब्लेंडिंग टूल, इनको अप्लाई करके आप जो है क्या कर सकते हैं, ग्राफिक्स को डेकोरेटिव तरीके से सजा सकते हैं। ठीक है, तो इसके स्टेप्स लिखना आपको। चलिए अब नेक्स्ट और लास्ट यूनिट देख लेते हैं, जिसमें आपको सीधे सीधे बोला गया है जो भी आपने काम किया उसको एक्सपोर्ट करो और उसके विभिन्न उपयोग बताओ। तो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेविंग इमेज फॉर वेब एंड प्रिंट। तो सिंपल है भाई, सिंपल सी बात है, इमेज को अगर वेब फीचर्स के साथ सेव करना है तो रेजोल्यूशन 72 DPI होना चाहिए। फाइल साइज़ इसमें कम होता है, और इसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो हम फाइल में चलते, इसको अभी मैं क्लोज कर देता हूँ। ये देखिए एक इमेज बनाया हमने, फाइल में चले तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेव। और सेव के लिए आपको सिंपल है, मान लीजिए हम इसके लिए बाहर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं डाउनलोड में, और डाउनलोड में हम यहाँ फाइल नेम दे देते हैं, तो ये एडिटेट कर देते हैं। ठीक है, एडिटेट करें, और यहाँ हम फाइल क्या देंगे, JPG, PNG या GIF। JPG दे दिए, उसके बाद आपको क्या कर लेना है, सेव। और सेव करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 5, 6, 10, 12 जितना देना है। जैसे मान लीजिए प्रिंट करना हो तो 12 दे दो, और अगर प्रिंट नहीं करना तो आप दे दो 5। इस प्रकार से आप दे सकते हैं। पर इसके पहले भी आपको क्या करना है, इमेज में जाना है, और यहाँ पे आपको इमेज साइज़ में जाना है, और यहाँ आपको 72 है कि नहीं वो देख लेना वेब के लिए। और अगर प्रिंट करना तो इसको क्या करना पड़ेगा, 30 मतलब 300 DPI करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, मतलब सेव फॉर वेब करना, सीधे आप जो है यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेव फॉर वेब। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको देखने को मिल जाएगा, सिंपल है,
जो आपका सेव एस है, सेव एस में जाओगे और सेव एस में जाओगे तो यहीं पे देखिए आपको सेव अ कॉपी या बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इनका उपयोग भी आप कर सकते हैं। चलिए हम जो है आगे देख लेते हैं इसमें। सिंपल कहाँ से जाना, सेव फॉर वेब, तो यहाँ पे आप ये डायलॉग बॉक्स आएगा, सेव एस कर सकते हैं। तो एक्सपोर्ट में आप ये काम कर सकते हैं, मतलब अगर आप सेव एस कर रहे हैं तो भी ठीक है। तो अगर एक्सपोर्ट में जाओगे, देखिए सेव फॉर वेब, यहाँ पर लेजेसी जो ऑप्शन है वो नए वाले में इधर आ गया है। सेव फॉर वेब में जाओगे, यहाँ से आप GIF की जगह JPG PNG जो भी करना, हाई क्वालिटी लेना, लो लेना है, मीडियम कर दो, मीडियम कर दो, JPG मीडियम आ गई, आप उसको बदल भी सकते हैं। उसके बाद आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। सेव कर दोगे तो यहाँ ध्यान से देखना भी है कि JPG जो कि 29 KB की हो गई है, 6 सेकंड में 56.6 KB पर सेकंड की स्पीड से ये लोड हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। नाम देना है, इमेज ओनली जो भी है सेव कर देना है। तो डायलॉग बॉक्स बनाना नहीं भूलना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद है सेव फॉर प्रिंट। तो प्रिंट के लिए आपको रेजोल्यूशन 300 लेना है। कलर जो है आपका CMY के होना चाहिए। मान लीजिए इसमें जाओगे तो आप कलर मोड देखोगे तो कलर मोड में आपको दिखेगा RGB। तो क्या होना चाहिए प्रिंट के लिए, CMY के होना चाहिए। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और प्रिंट करना हो तो फाइल में गए, और फाइल में गए और यहाँ पे क्या करना है, प्रिंट करना है। जैसे आप प्रिंट में गए तो प्रिंट में गए, देखिए इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स आपको बनाना प्रिंट का। यहाँ पे आप जाओगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट PDF करके या प्रिंटर का नाम आएगा, कितनी कॉपी निकालना है। उसके बाद आपको देखिए सेंटर में रखना है, फिट करना है इमेज को, वो सारी चीज़ें यहाँ मिलेगी। और उसके बाद आप फाइनली क्या कर दोगे, प्रिंट कर दोगे। तो ये डायलॉग बॉक्स भी बनाना नहीं भूलना है। चलिए आगे चलते हैं हम। यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन मिल जाता है आपको, फाइल कंप्रेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन। तो फाइल कंप्रेशन वो इमेज साइज़ में जाके आप इमेज साइज़ को कम कर दो तो क्या हो जाएगा, 10 MB की फाइल 2 MB में बन जाएगी। परंतु ध्यान रखना प्रिंट के लिए आपको कंप्रेस नहीं करना है, वेबसाइट या ईमेल के लिए सूटेबल है ये, ठीक है। इसके अलावा फाइल को ऑप्टिमाइज़ करना हो तो इमेज क्वालिटी और फाइल साइज़ के बीच बैलेंस बनाना ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है, ताकि फास्ट लोड भी हो जाए और क्वालिटी में कोई भी परिवर्तन ना आए, ज़्यादा मतलब थोड़ा सा नुकसान हो और नॉर्मल होना चाहिए। तो फास्ट लोडिंग, बैंडविड्थ सेव होना चाहिए, SEO फ्रेंडली, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, स्टोरेज के लिए कम जगह लेना चाहिए क्लाउड वगैरह में, शेयरिंग आसानी से हो जाए। तो कंप्रेशन के लिए क्या करना, फाइल में जाना, एक्सपोर्ट करना, सेव फॉर वेब में जाना जो हमने देखे अभी, और उसी के हिसाब से यहाँ पे काम कर लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे। क्वालिटी स्लाइडर, एडजस्टमेंट, यहाँ पे प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। फाइल साइज़ आपको चेक कर लेना है। इसके बाद आपको एक्सपोर्ट जो फाइल है, एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करके इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलती है। चलिए अब बात कर लेते हैं 3rd नंबर का क्वेश्चन, जो कि एक्सपोर्ट के जो है संबंध में पूछा गया है। तो फाइल में जाकर एक्सपोर्ट करना और उसका जो डायलॉग बॉक्स आया वो आपको बनाना, जो हमने अभी देखे PNG, JPG या GIF इसमें करना है। और उसके बाद ये देखिए हाइट बिट दिख रही है और एक्सपोर्ट करना है। तो ये डायलॉग बॉक्स की स्टेप्स आपको बताना है फाइल मेनू में जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाता है आपको कौन सा, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का, यहाँ पे मिल जाता है फोटोशॉप के एप्लीकेशंस बताइए जो कि सोशल मीडिया, एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग के लिए काम आते हो। तो सोशल मीडिया की अगर बात करें, सोशल मीडिया में आप इंस्टाग्राम है, फेसबुक है या फिर यूट्यूब है, इन सभी के लिए अपना मीडिया पोस्ट बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप के लिए विजुअली अट्रैक्टिव पोस्ट बना सकते हैं, बर्थडे पोस्ट बना सकते हैं, मोटिवेशनल कोट यहाँ पर तैयार कर सकते हैं, बैनर और कवर फोटो डिज़ाइन करना हो उसके लिए आप काम कर सकते हैं, फ़ोटो एडिटिंग एनहेंसमेंट करना हो उसके लिए फ़ोटोशॉप का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ मीम अगर बनाना हो तो मीम का उपयोग भी आप इसमें मतलब बना सकते हो। एडवर्टाइजिंग की बात करें तो पोस्टर बनाना हो, फ्लेयर्स बनाना हो, ये सारे काम आप जो है फ़ोटोशॉप की मदद से यहाँ पर कर सकते हो। बैनर बनाना हो, वेबसाइट के लिए ऐड बनाना हो, प्रोडक्ट की फ़ोटो रीटचिंग करना हो, क्रिएटिव इफेक्ट देना हो ग्राफिक्स में, या फिर कोई लोगो बनाना हो, लोगो डिज़ाइन। हालांकि लोगो वेक्टर ग्राफिक्स है, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रा में बनाए जाते हैं, पर फिर भी नॉर्मल लोगो हम फोटोशॉप में बना सकते हैं। ब्रांड की आइडेंटिटी बनाना हो बोले तो आपका ID कार्ड वगैरह बनाना हो, या फिर आप विजिटिंग कार्ड बनाना चाहते हैं, पैकेजिंग वगैरह, तो उनके लिए आप उपयोग कर सकते हैं। मार्केटिंग मटेरियल है, सभी के लिए हम जो है फोटोशॉप का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन और मिलेगा जिसके अंतर्गत आपको कुछ एथिक्स के बारे में बात की जा रही है। तो एथिक्स मतलब हो जाता है क्या सही है और क्या गलत है उसको समझना। कॉपीराइट अवेयरनेस मतलब किसी की फ़ोटो चुराकर आप यूज़ ना करो, कॉपीराइट के तहत आता है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में बात की जा रही है। तो एथिक्स बोले तो एथिक्स का मतलब सही और गलत का सही पालन करना, गलत है तो गलत और सही है तो सही। मतलब फोटोशॉप में एथिक्स का मतलब इमेज की मैनिपुलेशन में सही तरीके का उपयोग कर लेना। किसी की इमेज चुराकर उसका मिसयूज़ करना वो अनएथिकल हो जाता है। तो एथिक्स का उपयोग बाकायदा करते रहना है, ठीक है। किसी की फ़ोटो नहीं चुराना है, ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है।
तो यहाँ पे ट्रूथफुल रिप्रेजेंटेशन बोले तो इमेज को इस तरह एडिट करो कि व्यूअर मिसलीड ना हो, जैसे न्यूज़ फोटोज़ हो जाती है, फेक एडिटिंग नहीं करना है। रिस्पेक्ट प्राइवेसी, दूसरों की पर्सनल फ़ोटो बिना परमिशन के एडिट नहीं करना है, ठीक है। इसके अलावा अवॉइड मिसलीडिंग एड, तो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट में ओवर एडिटिंग गलत इंप्रेशन देती है। कॉपीराइट अवेयरनेस के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा कि भाई ओरिजिनल क्रिएशन और लीगल ऑनरशिप होना चाहिए, जैसे फ़ोटो, इमेज, आर्ट वर्क या डिज़ाइन को बिना किसी दूसरे मतलब उसके प्रोडक्ट की या फिर जो भी इमेज होती है उसको बिना परमिशन के यूज़ करना इलीगल माना जाता है। और फोटो एडिटिंग में कॉपीराइट रूल्स बोले तो लाइसेंस इमेज यूज़ नहीं करना कभी भी, स्टॉक इमेजेस वगैरह, ठीक है। इसके अलावा आप जो है पेड स्टॉक, शटर स्टॉक है, एडोब यहाँ पे स्टॉक है, तो फ्री स्टॉक वाली जो है इनको यूज़ कर सकते हैं, पर पेड वाली को यूज़ नहीं करना। अच्छा, यूज़ करे धोखे से कुछ किसी की तो उसमें जो है ऑथर का नाम मेंशन करे, मतलब उसको क्रेडिट दे दो तो कॉपीराइट नहीं आएगा। अवॉइड प्लेगरिज्म, मतलब किसी का आर्ट वर्क कॉपी करके अपने नाम से पब्लिश नहीं करना है, ये प्लेगरिज्म के तहत आता है। जैसे लोगो, वेक्टर है या फ़ोटो डाउनलोड, एडिट, पब्लिश बिना कॉपीराइट चेक करना, ये देखिए इस प्रकार से उपयोग नहीं करना है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि ओरिजिनल क्रिएटर का सम्मान करें, सोशल मीडिया, न्यूज़, ऐड में ट्रूथफुल एडिटिंग करें, फ्री और लाइसेंस रिसोर्सेज यूज़ करें अगर आपका बजट है तो। कमर्शियल प्रोजेक्ट में जो है आपका कॉपीराइट परमिशन लेना ज़रूरी है, और ओवर एडिटिंग, मिसलीडिंग से बचें, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है इसके अंतर्गत। तो ये हो जाता हमारा फ़ोटोशॉप के अंतर्गत, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है फ़ोटो एडिटिंग विद फ़ोटोशॉप। फ़ोटो एडिटिंग विद फ़ोटोशॉप हमने देखे हैं, कंप्लीट चीज़ है, टोटल मिलाकर 25 से 25 मतलब लगभग 25 के आसपास हमने क्वेश्चन यहाँ देखे हैं, हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसके अलावा किसी भी प्रकार का आपको डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक अवश्य करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, और अपने दोस्तों को वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं ताकि सबका फ़ायदा होते चले। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपके लिए काम की हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।